नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। और आज हम एक खास एपिसोड लेकर आए हैं आपके लिए, एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुमुखी कलाकार के साथ जिनकी पहचान भारतीय फिल्मों और टेलीविज़न इंडस्ट्री में अमिट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही अभिनेता ललित परिमु जी की। ललित परिमु जी ने शक्तिमान सीरीज में डॉक्टर जयकाल के किरदार से एक नई पहचान बनाई थी और उनके इस किरदार को लाखों फैंस के द्वारा बहुत ही सराहा गया, चाहा गया और उन्होंने तमाम हिंदुस्तान के बच्चे, बड़े बुजुर्गों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी उस समय। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड की कई प्रमुख फिल्मों जैसे 2014 में आई हैदर और उसके अलावा भी बहुत सारी जैसे 2012 में आई एजेंट विनोद। सो आप कह सकते हो टेलीविजन और फिल्मों की दुनिया में बहुत ही अपने एक वाइब्रेंट और एक अलग तरीके की एक्टिंग से इन्होंने अपनी छाप छोड़ी और पिछले 5 दशकों से ये हमें एंटरटेन करते आ रहे हैं। उनकी कृतियों की विविधता यहीं खत्म नहीं होती। परिमु जी ने एक खास किताब भी लिखी थी जिसका नाम है मैं मानव हूँ। और एक और किताब सर ने अभी लिखी है जिसका जिक्र हम इस पॉडकास्ट में जैसे जैसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा हम उस पर चर्चा करेंगे, ताकि आप लोग और गहराई और डिटेल में उस किताब के बारे में, उनके विषयों के बारे में सर से जान सकें। तो चलिए बिना किसी रुकावट, बिना किसी ब्रेक के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जो आप लोगों का मन पसंदीदा स्नैक्स हो उसे लेकर बैठ जाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के सर का बहुत बहुत तालियों के साथ हम अपने पॉडकास्ट अभिषेक दिल्ली वाला पॉडकास्ट में सर का स्वागत करते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से, मेरे सभी जो दिल्ली वाला परिवार है उसकी तरफ से। कैसे हैं आप सर? नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार अभिषेक। सभी आपके दिल्ली वाले परिवार को मेरा नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं। मैं अच्छा हूं और अपने इस पॉडकास्ट के लिए मुझे दावत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये बातचीत बहुत ही अच्छी बातचीत होगी बिल्कुल और न सर। सिर्फ हमारे बारे में लोग जानेंगे, बल्कि इस बातचीत का पूरा पूरा आनंद देखने और सुनने वाले उठा पाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं। बिल्कुल सर, हमारी चाह भी यही है कि इस पॉडकास्ट से आपका जो अनुभव है, उससे जो आने वाले ये बच्चे कह लो या जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो कुछ सीख के जाएं। और बिल्कुल हम आपके सामने बच्चे ही हैं। आप बहुत ही, मैं कहूँगा बचपन था मेरा जब से मैंने स्पेशली शक्तिमान उससे उस समय आता था और मैं देखता था। मेरे को याद है दूरदर्शन में आता था और मेरे घर पे उस समय टीवी नहीं थी। बट उस समय अच्छा। क्रेज ऐसा था कि जिनके यहाँ टीवी होती थी तो एक रूम में चलती थी, दोपहर में टेलीकास्ट किया जाता था। संडे छुट्टी का दिन होता था बच्चों के लिए खास करके, तो उस दिन हम सब लोग एक ही जगह भीड़ में उसी इकट्ठा हो के देखते थे। किसी को कोई मतलब नहीं था कि पसीना आ रहा है, पंखा चल रहा है, नहीं चल रहा है। उनका बस टारगेट एक होता था, शक्तिमान देखना है और आज क्या नई स्टोरी आएगी। क्योंकि उसमें हम बहुत बच्चे थे, हमें नहीं पता था चीजें, टेक्नोलॉजी, हम उसको एक रियल वर्ल्ड मान लेते थे। तो मैं भी यूं कहूंगा आज मैं एज ए होस्ट नहीं, एज ए फैन भी मैं हूं आज। तो मैं सर बिल्कुल अब इस पॉडकास्ट की शुरुआत करूंगा। फैन और होस्ट। एंड होस्ट, यस। और हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत में हमारे पास सर एक टाइम मशीन होती है। आपकी पास बहुत शक्तियां थी, आप डॉक्टर थे, आपके पास बहुत सारे केमिकल थे, आप कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो हमारे पास भी एक शक्ति है, एक टाइम मशीन है जो बिठा के उनके कुछ बचपन के दिनों तक ले जाते हैं, जहां से उन्होंने नटखट वाले जो दिन होते हैं ना, जहां छोटी छोटी नादानियां, चहल पहल, और वहां से चलते चलते सनीमा या जो भी उनका प्रोफेशन है वहां तक वो लोग कैसे पहुंचते हैं, उस पे हम बातचीत करते हैं। तो सर वहाँ मैं बिल्कुल चाहूँगा आपकी स्टोरी को जानना। और एक बच्चा जिसका जन्म बिहार में हुआ बट उसकी बिलोंगिंग कश्मीर से है, ही इज़ कश्मीरी पंडित। एंड उनके फादर साहब की जॉब बिहार में थी जिस कारण उनका वहीं जन्म हुआ और उसके बाद उनकी आगे की कहानी कश्मीर में हुई। फिर क्या, सबको हालात वहाँ के पता ही थे जिस कारण मैं कह सकता हूँ बिल्कुल फोर्सफुली कश्मीर को से पलायन करना पड़ा। जो एक वर्ड होता है पलायन, कि आप अपने खास शहर या जिस जगह आपकी दिल बसता है उस जगह को जब आप छोड़कर जाते हैं तो वो पलायन आपको करना पड़ा। तो सर मैं चाहूँगा बिल्कुल शुरुआत से
थोड़ा शुरुआती दिनों की आप झलकियाँ दें कि ये कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपने सिनेमा ही क्यों चुना, कोई और इंडस्ट्री या कोई और फील्ड क्यों नहीं चुनी? हाँ, देखिए, मैं आज इस मैच्योर एज में जब पास्ट में जाता हूँ और जो आपने सवाल पूछा है उसका जब जवाब सोचता हूँ, तो मैं ये कह नहीं सकता कि मैंने चुना। मैं ये कह नहीं सकता कि मैं ऐसा चाह रहा था, वो हुँ, हो रहा था। विचार जैसे ही बनने लगते हैं, वैसे ही एक्शन होना शुरू होता है। इसको तो आप समझेंगे और मानेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, पर ये बिल्कुल सर। विचार क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इसका पूरा-पूरा आंसर मॉडर्न साइंस के पास तो है नहीं, कि क्यों एक ख़ास तरह के विचार एक ख़ास उम्र में जन्म लेते हैं और फिर एक व्यक्ति का करियर उस तरह का बनता जाता है। तो कश्मीर में ही मेरी पढ़ाई-लिखाई हुई है और 10th तक तो मेरा एक्टिंग से कोई विशेष लेना-देना नहीं था, बल्कि मैं स्पोर्ट्स ज़्यादा खेलता था। पढ़ाई में तो मैं अच्छा था ही, लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, उनमें स्पोर्ट्स था, थोड़ा डिबेट था और स्पोर्ट्स में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन ये गेम थे हमारे पास। और डिबेट और जनरल नॉलेज के एरिया में मेरा अच्छा दखल था। हम लोग क्लास में अक्सर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर्स खेला करते थे और उसमें मेरी मेमोरी काफ़ी अच्छी रहती थी। तो 10th के बाद ही एक चेंज आया। हुँ, क्यों आया ये नहीं कह सकता मैं, और उसमें सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हुए कि 10th तक मैं स्कूल बस से स्कूल जाता था। 10th के बाद फादर ने खुश होके मुझे साइकिल दी और स्कूल हमारा बहुत दूर था। स्कूल हमारा घर से करीब सवा घंटे के रास्ते पे था। बस से भी हमें 1 घंटा लगता था। तो ये सवा घंटे का सफ़र साइकिल से शुरू होना हो गया आफ्टर 10th इन माय क्लास 11th। और कई हमारे मोहल्ले के दोस्त भी साइकिल से चलते थे और हम मौज-मस्ती करते हुए 3-4 लोगों का ग्रुप बनता और हम बड़े हुँ, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हुए गलियों से निकलते। फिर कश्मीर में झेलम नदी के किनारे बंड है, बंड, जो बहुत ही टाइट वॉकिंग एरिया ही है वो। लेकिन हम उस पे साइकिल चला लेते थे, बहुत अच्छा लगता था। सामने राइट साइड में नदी है और हम साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं। फिर वही थोड़ा-सा मौज-मस्ती और जो थोड़ा फ्रीडम मिल गई थी। तो उसी फ्रीडम का नतीजा हुआ कि मेरे दोस्तों ने मुझे इंस्पायर किया टू वॉच फ़िल्म्स। जहाँ हम स्कूल में थे, शिवपुरा, बटवारा हुँ, एरिया का नाम है। उधर ही एक सिनेमा हॉल था, ब्रॉडवे, ओके। वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा हॉल्स ऑफ कश्मीर। तो वहाँ हम जाते थे, कई बार क्लास बंक करके भी जाते थे। और वहाँ जो फ़िल्में देखना शुरू हुई, शुरू में तो अंग्रेज़ी फ़िल्में देखी वहाँ, दिन में जनरली इंग्लिश फ़िल्म्स लगती थी। लेकिन फिर हिंदी फ़िल्में भी देखना शुरू किए। तो उन फ़िल्मों का ही ये नतीजा हुआ कि मुझे लगने लगा कि ये जो एक्टर्स कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा हुँ, आसान काम है और मैं भी कर सकता हूँ। और जबकि करियर के चुनाव को लेके जो मेरे दोस्त और मेरे मोहल्ले के सभी दोस्तों की जो इच्छाएँ थी, वो कश्मीरी मिडल क्लास फैमिली में इंजीनियरिंग और डॉक्टर, इसके इर्द-गिर्द ही घूमती रहती है। तो सब लोग उसी ट्रैक पे सोच रहे थे, बट मेरा वो ट्रैक न जाने क्यों, वो हुँ, कहीं से भी मुझे ना इंस्पायर कर रहा था और ना मैं चाह रहा था कि ऐसा कुछ करूँ। बट ये हुँ, क्लियर नहीं था कि क्या करूँ? कभी सोचता कि दिल्ली जाके लॉ पढ़ूँ और फिर राजनीति में जाऊँ, मंत्री बनूँ, प्रधानमंत्री बनूँ, अजीब से विचार थे। लेकिन डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, ऐसा था। फिर ये जब फ़िल्में देखनी शुरू हुई, तो लगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ। ख़ासकर उस वक़्त मिस्टर अमिताभ बच्चन वन ऑफ द बेस्ट थे और हमें भी बिल्कुल। उनकी फ़िल्में अच्छी लगनी शुरू हो गई थी और ये लग रहा था कि ये काम मैं कर सकता हूँ, बस इतना ही था। तो ये कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, इसका कोई आइडिया नहीं था। पर 11th में फिर मैंने छोटा-मोटा स्किट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था स्कूल में और वहाँ के कल्चरल प्रोग्राम्स में, ड्रामा में भी पार्ट लेना शुरू किया था और फिर एक्टिंग करने का एक इंटरेस्ट आ गया था। उसके बाद ये हुआ कि अब एक्टिंग करें तो कहाँ जाएँ, क्या करें? ये पता ही नहीं। से तो कुछ दोस्तों ने ये सलाह दी थी कि आप थिएटर कर लो, कश्मीर में भी थिएटर होता है। तो मैंने कश्मीर में थिएटर ग्रुप्स को टटोला, बट मैक्सिमम थिएटर ग्रुप्स उस वक़्त कश्मीरी में ही कर रहे थे, कश्मीरी भाषा में।
और मेरी कश्मीरी भाषा उस वक्त अच्छी नहीं थी, हिंदी ठीक थी, इंग्लिश भी ठीक थी, तो मैं कश्मीरी में नाटक कर नहीं पाऊंगा, ये मुझे पता था। तो मैं ये फिर और जब चिंतन मनन, फिर रिसर्च भी करते हैं आप यंग मैगजीन्स भी पढ़ते हैं, फिल्मी मैगजीन्स भी पढ़ते हैं, तो दिल्ली थिएटर का भी जिक्र हुआ, कहीं से पढ़ा हमने, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में जाना। तब तक ये नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, ये सब लोग अपनी जगह बना चुके थे, और हमारे ही कश्मीर से निकले हुए कुछ लोग दिल्ली में थिएटर में अपनी जगह बना चुके थे। नाम था उनका अच्छा खासा, जैसे M.K. रैना है, बंसी कौल हुए, तो इन लोगों के नाम हम अखबार में कभी कभी पढ़ते थे। तो धीरे धीरे ये समझ में आना शुरू हुआ कि थिएटर करना पड़ेगा, थिएटर से हम सीखेंगे, उसके बाद फिल्मों की तरफ जाएंगे। ये एक प्लान बना। घर में मैंने बहुत क्लियर बताया नहीं कि मैं ये सब करने वाला हूँ। मैंने ये बताया कि मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ूंगा और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊंगा। तो मैं 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, मतलब दिल्ली चला आया, और मैं किसी को जानता नहीं था, मेरे पास कोई रेफरेंस भी नहीं था। मैं बस, इसको मैं ऊपर वाले की कृपा ही कहूँ, तो बहुत मेरा एडवेंचरस जर्नी था जब मैं दिल्ली की तरफ आया। जान नहीं पहचान नहीं, कैसे जान पहचान बनाई, कैसे मैंने इवन जहाँ पे मंडी हाउस में थिएटर होता है उसके बारे में भी मुझे पता नहीं, कौन सी बस जाती है ये भी पता नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे पूछ पूछ के ही मैं चलता रहा हूँ। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वही डिवाइन फोर्स कुछ काम कर रही थी और वो गाइड कर रही थी। तो धीरे धीरे मैं रास्ता बनाया। सबसे पहले कॉलेज में एडमिशन लिया, रामजस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ एडमिशन लेके मैंने सबसे पहले वहाँ का थिएटर ग्रुप ढूंढा, जो मुझे महीने 2 महीने में मिल गया, और वहाँ से मैंने थिएटर शुरू किया। और पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, और वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई। इस बात को आज, ये 82 की बात है, 82 में मैं निकला हूँ कश्मीर से, और 82 में ही मैंने थिएटर करना शुरू किया। तो पिताजी को कब बताया गया कि अब रुचि पढ़ाई लिखाई में नहीं है और लड़का नहीं, दिल्ली मैंने जाना पढ़ाई गया? लिखाई में नहीं है, ऐसा ऐसा मेरा नहीं था। अच्छा। ये नहीं अच्छा बताया, मैं आप। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने ही जा रहा हूँ, यही बताया मैंने। अच्छा। और मैंने साइंस छोड़ी हम्म। और आर्ट्स में एडमिशन लिया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में मैंने एडमिशन लिया। इसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। मैंने घर वालों को नहीं बताया कि मैं सब्जेक्ट चेंज कर चुका हूँ। हमारे कश्मीर में क्या है, वहाँ एस्ट्रोलॉजर्स बहुत हैं। कश्मीर बहुत आध्यात्मिक देश है, और बहुत समय हो, एक बार क्या हुआ कि मतलब महीने के बाद कुछ गैप आ गया मेरी चिट्ठी लिखने में माँ को। जनरली मैं माँ को हर हम्म। हफ्ते चिट्ठी लिखता था, बीच में थोड़ा गैप आ गया, तो माँ बहुत चिंतित हुई। फ़ोन वोन तो था नहीं, ना हमारे घर में ना दिल्ली में मेरे पास। तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई और उन्होंने पूछा कि इसके बारे में देखो ज़रा, ये ठीक है, सब अच्छा। डर हम्म। होता है माँ को। बिल्कुल तो स्वाभाविक। एस्ट्रोलॉजर ने जब बोला नहीं नहीं ये अच्छा है, अच्छा करेगा, अच्छा है, जो भी अच्छी बातें थी, और ये बोला कि ये तो आर्टिस्ट है। तो मेरी माँ पूछती, आर्टिस्ट है, ये तो साइंस पढ़ रहा है, आर्टिस्ट कैसे है? बोला नहीं, मैं तो कुंडली देख के बता सकता हूँ कि हम्म। इसने तो साइंस, ये तो साइंस पढ़ेगा ही नहीं, ये तो आर्टिस्ट है और अपना कुछ नया करेगा ये। ऐसा उन्होंने कुछ भविष्यवाणी की थी। तो उन्होंने बाद में मुझे, जब चिट्ठी में मेरे भाई ने भी और मेरी माँ ने पूछा, तब तक 6 महीने हो चुके थे, तो तब मैंने हाँ कन्फर्म किया कि मैंने साइंस नहीं लिया है, मैंने आर्ट्स लिया है, पॉलिटिकल साइंस। फिर मैं घर वालों को ये कन्विंस करता रहा कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से भी आदमी प्रोफेसर बन सकता है, लेक्चरर बन सकता है, ब्यूरोक्रेट बन सकता है। मैं इस तरह की बातें करता रहा। फर्स्ट ईयर हम्म। में ही जब मैंने प्ले करने शुरू किए, उसके बाद मैंने मंडी हाउस में प्रोफेशनल प्ले करने शुरू किए, और कॉलेज से प्ले करने शुरू किए, तो मुझे अवार्ड और सर्टिफिकेट्स मिलते रहे। उसके अच्छा। अलावा अखबारों में भी जो क्रिटिक्स लिखते हैं उसमें मेरा नाम आता था, तो मैं वो संभाल के रखता था और घर भेजता था। और चिट्ठी जब के साथ। साल में एक बार मैं घर जाता था, अपने कॉलेज डेज में मैं साल में एक ही बार गया, एक ही बार जाता था घर, तो मैं वो सारे अवार्ड, ट्रॉफीज और ये दिखाता रहता था कि देखिए ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो खुश होते थे। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आना शुरू हुआ कि ये एक्टिंग की लाइन में ही शायद अपना करियर बनाएगा, और वो 3-4 साल बाद हो ही गया, जब मैंने एक बाकायदा थिएटर रिपेटरी कंपनी ज्वाइन की, जहाँ पे मैं एज ए सैलरीड एक्टर काम किया करीब 2 साल। ये 87 की बात है।
तो उसका बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें कितने पैसे मिलेंगे ये मेंशन था। तो जब फादर को ये दिखाया तो वो कन्विंस हो गए, उन्हें लगा कि ये तो नौकरी की तरह है, तो ठीक है, हम्म। अच्छा है। फिर उन्हीं दिनों मेरा टेलीविज़न अपीयरेंस भी शुरू होना हो गया था। पुलिस फाइल से मेरा पहला एक टीवी शो है जिसमें 2 एपिसोड में मैंने काम किया था और वो बहुत अच्छा ओके। वेल रिसीव्ड शो था। पुलिस हाँ। केसेस के ऊपर था। तो ऐसे करके करियर शुरू हुआ और घरवालों ने इसको एक्सेप्ट किया, जबकि घरवाले मेरे साथ थे नहीं, दूर थे, और शायद वो अच्छी बात थी, चूँकि थिएटर करने के लिए एक अलग ही जज़्बे की ज़रूरत है, एक अलग ही जुनून की ज़रूरत है। कई बार मैं घर ही नहीं आता था, अकेला था, तो दोस्तों के साथ ही रहता, रात-रात भर हम लोग कभी नाटक करते, पढ़ते या घूमते-फिरते, बड़े-बड़े कलाकारों की बातें करते, थिएटर के वेरियस टॉपिक्स पर डिस्कशंस होती। तो जिस तरह की आवारागर्दी की भी ज़रूरत होती है एक थिएटर आर्टिस्ट को, वो सब मुझे करने को इसलिए मिला चूँकि मेरे फैमिली मेरे साथ नहीं हम्म। थी। अगर होती तो बड़ी मुश्किल होती, रात को टाइम पे घर नहीं आता, इस तरह की चीज़ें होती तो शायद क्लैश ज़्यादा हो जाता। तो जब मेरे घर वाले आए कश्मीर में पलायन के बाद, तब तक मैं एक ठीक-ठाक कमाने वाला एक टेलीविज़न का एक्टर बन चुका था। और ये कौन से सन की बात है? ये बात है 90 के आसपास की। और उस समय जब जब पलायन का यूं कह लो एग्जैक्टली हुआ, एक चीज होती है ना, फोर्सफुली आपको एक चीज जो हाँ, मेरे आपसे परिवार को तो दिल से झेलना प्यारी पड़ा, हो। पर मैंने वो नहीं झेला। मैं तो पहले निकला हूँ, लेकिन हाँ मेरी हाँ। मदर को पलायन के टाइम में आना पड़ा और मेरे फादर थोड़े वक़्त के बाद आए। उन्होंने हाँ पलायन के हाँ। टाइम में ही अपना वक़्त कश्मीर में बिताया, नौकरी पूरी की और बहुत ही सस्ते में घर बेच के वो आ गए। थोड़े लेट आए, लेकिन मदर बहुत घबराई हुई थी, जो कि 90 में सबका हाल बहुत ख़राब था। तो उनके साथ भी डर बिल्कुल हावी था। तो पर हम हम्म। लोग वहाँ पे दिल्ली में थे, मैं और मेरा छोटा भाई। वो भी अपनी स्टडीज़ के लिए कश्मीर से दिल्ली आया था, हिंदू कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। तो माँ हमारे साथ आ गई, तो इस तरह से पलायन का वक़्त इस तरह से बीता हमारा। तो आपको ये खबर कब न्यूज़ में ही आपने सुनी, या आपकी मदर की, या घर से चिट्ठी आई, कैसे पता चला कि पलायन नहीं, फाइनली फर्स्ट टाइम मतलब तो कश्मीर जब मेरा छोड़ना पड़ रहा भाई, है? हाँ, जब मेरा भाई 89 में भी कश्मीर गया था, तब भी हम्म। कर्फ्यू था और अच्छा। बीच-बीच में कर्फ्यू लगता रहता था। ये खबर हम्म। हमें लगती थी और अंदर-अंदर कुछ हो रहा है, ये बात भी हमें पता चलती थी फादर के ज़रिए ही, कि हालात यहाँ पे आने वाले समय में ठीक नहीं हैं। उनको अपने हम्म। फ्रेंड्स से, मुस्लिम फ्रेंड से पता लगता था ऑफ़िस में। हम्म। एक्चुअल मामला अंदर-अंदर का मामला तो 88-89 में शुरू हो गया था और 90 में तो खुल के सामने आ गया, जब वो बिल्कुल। 19 जनवरी का सब एक मेजर एक्सोडस हुआ। ठीक है। और जैसा आपने कहा, तब तक टीवी में गाड़ी चल चुकी थी कि हाँ अब हाँ, हाँ। दिक्कत नहीं है, कि से जी, जी। ठीक ठाक पैसा आ रहा है और घर चल रहा है। हुँ। उसके बाद आपने जो, जैसा आपने बताया, टीवी आपने करा, अन्य शो भी करे, हाँ, दिल्ली रंगरेज। में जो मेरे चर्चित शो रहे हैं उसमें हिमालय दर्शन के ज़रिए मुझे अच्छा नाम मिला था। मैला हम्म। आंचल एक बहुत अच्छा शो था, फणीश्वर नाथ रेणु जी के उपन्यास पे, अशोक तलवार ने उसको डायरेक्ट किया था। और अभी नहीं, एक टेलीफ़िल्म थी जो बहुत चर्चित हुई थी, हम्म। हज़ार घोड़ों का सवार, ये भी एक चर्चित शो था। अपना-अपना आसमान, उसमें गिरीश कर्नाड जी साथ थे, वो भी वेल रिसीव्ड था। इंतज़ार और सही, ये एक टीवी शो था। स्पेस सिटी सिग्मा, उसमें भी मेरा एक स्पेशल अपीयरेंस वाला कैरेक्टर था जो रेगुलर आता था और मैं जाना जाता था उससे। तो ये मेरा दिल्ली का समय में रहा और मैं दिल्ली में जब था, तो रेडियो भी मैंने खूब किया है। ऑल इंडिया रेडियो का मैं एक अप्रूव्ड ए ग्रेड आर्टिस्ट रहा हूँ और मैं हर महीने एक प्ले करता था और 9 साल में अच्छा। मैंने 100 से ऊपर नाटक किए होंगे वहाँ पे। फिर ओके। दिल्ली से 92 में मैं निकला हूँ बॉम्बे के लिए। और तब तक आपने दिल्ली में, वेल, मतलब, तो आपको किसी ने गाइड करा, या मतलब कब लगा आपको कि अब मुंबई जाना चाहिए, यहाँ मतलब एक होता है ना, अपग्रेड होने की जरूरत है या कुछ बड़ा करने की जरूरत है, वो हिट अंदर से कब देखिए, मिली और कैसे? जहाँ तक एम्बिशन की बात थी, मैं निकला कश्मीर से बम्बई के लिए था।
मेरे अच्छा। मन में बॉम्बे का लक्ष्य बहुत क्लियर था, हम्म। लेकिन मुझे मालूम था अगर मैं बॉम्बे जाता हूँ तो मेरे घर वाले, खासकर मेरी माँ, मुझे जाने नहीं देगी। वो बॉम्बे के पक्ष में नहीं रहेगी, वो समझ जाएगी कि ये कुछ और करेगा। तो दिल्ली मेरे लिए सेफ इसलिए था क्योंकि दिल्ली में एजुकेशन अच्छी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हम्म। अच्छा नाम है। तो बम्बई का लक्ष्य तो बहुत स्पष्ट था, लेकिन दिल्ली में कुछ काम करके जाऊं, कुछ सीख के जाऊं, ये दिमाग में था। और हालांकि दिल्ली में रहते हुए भी मैं 86 एंड में फर्स्ट टाइम बॉम्बे हम्म। आया एक टेलीफिल्म की शूटिंग के लिए। निर्माण नाम की एक टेलीफिल्म बनी, तो वो फीचर फिल्म थी, लेकिन वो हम्म। टेलीफिल्म के तरह ही रिलीज हुई थी, दूरदर्शन पे आई थी। अरुण जेटली उसके डायरेक्टर थे। वो फिल्म पे ही शूट हुई थी, 35 mm पे शूट हुई थी, एसएल स्टूडियो में हमने शूट किया था। तो मेरा बॉम्बे आना जाना लगा ही रहता था, और संपर्क भी मैं बनाता रहता था। बस यही था कि पैसे जोड़ने थे। एक तो बॉम्बे में रहने के लिए मैंने सर्वे कर लिया था कि यहाँ जो है एक टोकन अमाउंट दिया जाता है, डिपॉजिट होता है, यहाँ रहना है, अंधेरी, आरी रोड, इसी एरिया में रहना है। हम्म। और बॉम्बे एक्सपेंसिव है, दिल्ली के मुकाबले 3 गुना एक्सपेंसिव है। एग्री। हाँ, तो इन सब चीज़ों का ख्याल था। मेरा भाई स्टडी कर रहा था, उसकी भी नौकरी लगनी थी, तो वो सब देख के ही मैं सोच रहा था। तो इसलिए जो भी वक्त लगा इन सब को मैनेज करते हुए, वो टाइम अगर कॉस्मिक लेवल से कहें तो 92 में आया। तो 92 अक्टूबर में मैं बॉम्बे शिफ्ट किया। और लकीली जब मैं बॉम्बे शिफ्ट किया तब टेलीविज़न ने नया रुख यहाँ पे लिया था। बॉम्बे से ही शुरू हुआ वो, सैटेलाइट टेलीविज़न जिसे हम कहते हैं। वो फर्स्ट टाइम ज़ी टेलीविज़न, ज़ी नेटवर्क यहाँ स्टार्ट हुआ था। और जब वो स्टार्ट हुआ, उसकी जो लॉन्च पार्टी थी, लकीली मुझे भी बुलाया गया था। उन्होंने सभी एक्टर्स को पोस्ट कार्ड और लेटर से इनवाइट किया था, तो मेरे पास भी एक इनविटेशन था ज़ी नेटवर्क की तरफ से। तो वो देख के लगा कि मैं सही टाइम पे आया हूँ। अभी बॉम्बे में नया काम शुरू हो रहा है, टेलीविज़न एक नया रूप ले रहा है। जबकि हम सुन तो रहे थे दिल्ली में कि अब बड़े पैमाने पे, चूँकि वो लिबरलाइज़ेशन का दौर आ गया था, बाहर बिल्कुल। की कंपनीज़ यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए हम्म। आ रही थी, आ चुकी थी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आ रहे थे, चैनल्स भी खुल रहे थे। तो सबके लिए काम है, और बॉम्बे सही जगह है। तो एक तरह से मैं राइट टाइम पे ही बॉम्बे पे आया। इसलिए यहाँ मुझे साल, डेढ़ साल के अंदर ही सैटेलाइट के बड़े-बड़े शोज़, वो 52 एपिसोड वाले, वो करने को मिले। ठीक है, उसके बाद सर आपने कई टीवी सीरियल करे, जैसा आपने कहा कुछ मुंबई में, कुछ हाँ, दिल्ली हाँ। में। फिर जी। सन 1957 1997 में मुकेश खन्ना, उन्होंने एक शो सोचा अपने दिमाग में, उनका विजन अलग था। उन्होंने एक शो शुरू करा जिसका नाम था शक्तिमान, जो कह जी, सकते जी। हो आज तक का या स्टिल इंडिया का बेस्ट। हम सुपर हीरो की अगर बात सुपर हीरो करते हैं, फॉरेन, सीरीज़। हाँ बाहर तो बहुत हैं, हॉलीवुड में बहुत हैं और इंडियन में भी फॉलो करते हैं, बट इंडिया का एक ही है सुपर हीरो जो अभी तक वही है, शक्तिमान। और उसमें कई किरदार ऐसे थे जो बहुत फेमस हुए, इंक्लूडिंग शक्तिमान, डॉक्टर जैकॉल जो आपने किरदार निभाया। सो आपकी अप्रोच, जो मैंने सुना है कि जो आपका किरदार था वो फ्यू एपिसोड्स के लिए लिखा गया था, मतलब ऐसा जी, जी। उन्होंने सोचा नहीं था और ये बीच में आया, यूं नहीं कि फर्स्ट एपिसोड से ही वो चीजें। हाँ, हाँ। तो आपको किसने अप्रोच करा और कैसे, जो एक होता है ना कि कैसे ये शो मिला? देखिए, उन दिनों मेरा एक सेक्रेटरी था, प्रकाश कपूर ओके। उसका नाम है। हाँ तो हाँ। जैसा कि एक पॉइंट के बाद आपने एक बड़ा शो किया, फासले, एक मेरा लंबा शो था सोनी टीवी के लिए। हम्म। उसके हम्म। बाद ही मेरे पास ये सेक्रेटरी था। तो वो मेरा काम, मेरा फ़ोटोग्राफ, मेरा वीडियो जगह-जगह पिच करते ही थे। जाते ही हम्म। थे ऑफ़िस-ऑफ़िस और मिलते थे लोगों से। तो ये दो लेवल पे हुआ। एक तो ये शक्तिमान के ऑफ़िस भी गए थे, और वहाँ हम्म। डॉक्टर दिनकर जानी डायरेक्टर हैं, उनसे मिले थे। मेरे बारे में बताया था, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, हम इनसे मिलेंगे आपके एक्टर से। दूसरा ये हुआ था कि मुकेश खन्ना साहब के साथ मैं एक और शो कर रहा था, उसमें वो एक्ट ही कर रहे थे, विराट। ये करीब 40 एपिसोड का एक शो बना था, उसमें मैं उनके दोस्त का रोल करता था। तो शूटिंग के दौरान तो सीन होना और साथ उठना बैठना ये तो हम्म। चलता ही था।
तो उस दौरान ही शेयर्ड दिस विद मी कि वो एक शो बनाने जा रहे हैं और मेरे साथ काम करते हुए उन्हें अच्छा लग रहा था। तो ही सेड कि मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊँगा और तुम मिलना। तो नंबर-वंबर भी एक्सचेंज हो गया था। हुँ। तो बस सबसे पहले वो दिनकर जानी साहब से हम मिले, तो उन्होंने बताया ऐसा कि ये एक इसमें एपिसोडिक विलेन्स आते हैं इस शो में, तो आप अभी 2 एपिसोड के लिए या 4 एपिसोड के लिए देखते हैं। तो मेरा फ़ोटोग्राफ भी उनके पास था, तो वहीं उन्होंने मेकअप मैन के साथ बैठ के उसमें दाढ़ी-वाढ़ी लगा के देखा। तो लगे ऐसा गेटअप मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा, फ्रेंच कट, बियर्ड। मैंने बोला ठीक है। तो बस हो गया, शूट हुआ और अच्छा लगा। अच्छी बात यही थी कि जिस दिन वो टेलीकास्ट हुआ था, उसके अगले ही दिन उस एपिसोड की बहुत चर्चा थी। उस तरह से शक्तिमान शो तब तक बहुत पॉपुलर नहीं था। हुँ। पॉपुलैरिटी के चार्ट में मेरे ही एपिसोड से, डॉक्टर जयकौल के एपिसोड से उसका रेटिंग डबल ट्रिपल हो गया था। उनको दूरदर्शन से भी अच्छे कॉल्स आए, मीडिया ने उनको बहुत तारीफ़ दी और दोस्तों ने, व्यूअर्स ने, सब लोगों ने बोला कि ये बहुत ही अच्छा एपिसोड आया है, तो इस कैरेक्टर को भी आप अ, लंबा करो। तो वहाँ से आइडिया आया, इस कैरेक्टर को हम लंबा कर सकते हैं। तो फिर वो चलता रहा। जो भी ये समस्याएँ आती रहीं, डॉक्टर जयकौल अपने ढंग से नए-नए साइंटिफिक हुँ, हुँ। चीज़ें इजाद करता रहा, शक्तिमान की नाक में दम करता रहा। हर बार लगता था कि शक्तिमान मरेगा और जैसा मैंने कई लोगों, जो आपकी जनरेशन के लोगों ने शेयर किया कि मुझसे नफ़रत होती थी लोगों को, कि ये शक्तिमान को क्यों परेशान करता है और बिल्कुल। कई बार लगता था कि डॉक्टर जयकौल जीत जाएगा, हाँ, पर ऐसा हुआ नहीं। तो ठीक है, वो कहानी की रिक्वायरमेंट हुई है। डॉक्टर जयकौल को जेल में जाना पड़ता था। हाँ। और फिर उसके पास एक लिक्विड था जिससे वो छोटा भी हो जाता था। ये जैसा आपने कहा कि आपके ही किरदार के इंट्रोडक्शन के बाद एक शो ने बूम पकड़ लिया, मतलब एक जी, जी, जी। ग्राफ ऊपर उठा और वो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। हाँ, मैं एक भी इसको मैं एपिसोडिक रोल मान के ही चला था। हम्म एक्सपेक्टेशन मेरी ज़्यादा थी नहीं। मैं सोचा हम्म 2 एपिसोड, 4 एपिसोड तक खींचेगा ये बस। हम्म लेकिन बिकॉज़ ऑफ द पॉपुलैरिटी, तो इट बिकेम वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टर्स। और मतलब एक चीज जो सत्य है कि एक अच्छा हीरो तभी अच्छा हीरो दिखेगा जब विलन अपोजिट में बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ, 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 ये तो है हाँ। ही। तो डॉक्टर जैकॉल ऑलरेडी इतने स्ट्रांग विलन थे और उस टाइम के मुकाबले वो सारी चीजें जो हर बार वो कुछ ना कुछ नया लेके आते थे डिफीट करने के लिए शक्तिमान को, वो मणि राइट। ही क्यों ना हो जिसके पीछे इतनी खींचमतानी उसमें सारी पावर्स थी जिससे वो शक्तिमान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते थे, या उनके इन्वेंशन क्योंकि डॉक्टर थे, उनके इन्वेंशन क्यों ना हो जहां उन्होंने कई कई करेक्टर बनाए, प्लास्टिका जैसे क्लोन्स बनाए। क्लोन उन बनाए। क्लोन्स, हाँ उस क्लोन्स में मतलब वो भेजते थे उसको लड़ने के लिए, प्लास्टिका जिसको प्लास्टिक मैन जिसका आपने भी जिक्र करा, शक्तिमान का क्लोन बनाया था, कीटाणु मैन, केकड़ा और कपाला तो बहुत ही फेमस हुआ था। तो ये सारे मतलब हर बार कुछ ना कुछ शक्तिमान को लगता था कि अब खत्म, बट डॉक्टर जयकाल का जैसा है एम क्लियर था कि शक्तिमान को खत्म करना है, क्योंकि पूरे वो बोलते भी थे कि अंधेरा को कायम रखना है और अंधेरा फैलाने के लिए ही ये सारी जो टैक्टिक्स टेंट्रम करे जाते थे। तो सर आपका शुरू हो गया और बहुत हाई पकड़ लिया, बट डिमांडिंग काफी हो गया था। तो जी। ये डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करना, इसके लिए आपकी क्या खास प्रिपरेशन रहती थी, क्योंकि कॉस्ट्यूम उस टाइम हैवी कॉस्ट्यूम, अलग अलग प्रकार के कॉस्ट्यूम, हर एक प्ले में आपके कॉस्ट्यूम अलग ही होते थे जब भी फाइट सीन्स आते थे। और मतलब क्रोमा का यूज शुरू हो गया था उस समय। आजकल तो वीएफएक्स ग्रीन स्क्रीन लोगों के लिए यूजुअल है, लोग समझ जाते हैं कि ये इसी पे शूट हुआ होगा। उस समय हम लोगों को या नई मोस्टली चीज़ थी। लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उन्हें लगता था ये रियल में पृथ्वी के बाहर लड़ रहे हैं, दूसरे ग्रह पे लड़ रहे हैं, हाँ, हाँ। ये सुपर नेचुरल पावर है। तो वो चीजें आपके लिए मतलब कैसे आप उसको देखते थे और फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते थे, कितना हेक्टिक हो जाता था? देखिए, एक्टर के लिए तो ये जॉब है। एक्टर उसमें अगर हम्म सीरियल या आपका प्रोजेक्ट वेल रिसीव्ड हो रहा है, हम्म आपको पैसे ठीक-ठाक मिल रहे हैं,
तो आप अच्छे से ही काम करते हैं। तो उसमें हाँ। हमारे लिए कोई बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें नहीं थी। बट हुँ। ये है कि हाँ, एक अच्छा रोल है और अच्छी शूटिंग हो रही है। जैसे अगर ये फाइट वाइट वाले सीन हैं, क्रोमा वाले सीन हैं, तो ये नया-नया एक्सपीरियंस हो रहा था। तो उसमें हम अपना काम कर रहे हैं। हार्नेस लगा के वो फाइट करना है, तो वो सब फाइट मास्टर वहाँ पे रहते थे, उनके ज़रिए ये काम होता था। तो इट वाज़ जस्ट वर्क, आई मीन काम करते हुँ। हुए जो एक शिद्दत रहती है, चूँकि मेहनत लगती है काम में, तो काफ़ी पसीना ही निकलता है आदमी का, तो फाइनल प्रोडक्ट आप देखते हैं वो बड़ा नपा-तुला और अच्छा-सा रहता है, लेकिन जब बिल्कुल, सेट पे आप काम करते हैं, तब तो काफ़ी हार्ड वर्क रहता है। तब उस वक़्त एसी फ्लोर भी नहीं थे और बिल्कुल। हाँ, मेहनत काफ़ी लगती थी। बट चूँकि सीरियल अच्छा जा रहा था, जैसे मैंने कहा, काम का मेहनताना मिल रहा था, तो आदमी खुशी-खुशी करता है फिर। और कहीं न कहीं दिमाग में ये चीज़ थी कि अब पॉपुलैरिटी मिल रही है, शो बूम पकड़ रहा है, तो एक एक्सपेक्टेशन लोगों की हर बार, हाँ, तो हाँ। आपके दिमाग में वो चीज़ ने कहीं 1% भी प्रेशर क्रिएट करा कि यार मेरे को मतलब अपना 100% तो आप देते ही थे और अच्छे से डिलीवर करना है अपनी इम्प्रोवाइजेशन, मेरे को अगर राइटर ने लिख के दे दिया है नहीं, जैसे वो अगर मतलब। पॉपुलर नहीं भी होता, तो भी मैं उतनी ही मेहनत करता। देखिए, हर काम हम शिद्दत से ही किए हैं और हम्म। वही सीखा हम्म। है थिएटर के टाइम से। हम्म। तो उस वक़्त मैं कई दूसरे शोज़ भी किया हूँ, जो हम्म। उतने वेल रिसीव्ड नहीं थे, लेकिन सिंसियरिटी तो बराबर वैसी ही बनी रही है। बिल्कुल। एक्चुअली शक्तिमान जो है, देखिए, पॉपुलर हुआ, लेकिन महीने में 4 ही एपिसोड आते थे। हाँ, हर संडे आता था वो बस। हर संडे आता था, 4 ही हम्म। एपिसोड, जबकि मैं उस वक़्त कई डेली सोप्स किया हूँ, जिसमें मैं 15-15 दिन शूटिंग किया हूँ। कई हम्म। दूसरे वीकली शोज़ किया हूँ, जिसके महीने में 7-7 दिन, 8-8 दिन शूटिंग किया। मैं इन दिनों उन दिनों महीने में 20-20 दिन शूटिंग किया करता था। कई बार डबल शिफ्ट भी होती थी। कई बार इनको मेरी डेट्स नहीं मिलती थी। मैं किसी दूसरे शो में भी काम करता था, तो कई बार मेरी हम्म। वजह से रात की शूटिंग करनी पड़ती थी। तो ऐसा चला है। तो बस वही है, काम है, मेहनत है और अच्छा लग रहा है, तो इसलिए आप जी-जान से लगे हैं। बिल्कुल। और कहीं न कहीं जैसा आपने कहा कि हम तो डिलीवर हर शो में उतनी ही शिद्दत से हाँ, करते हाँ। थे, बट कहीं न कहीं वो तो यही कह लो आपका, सर देखिए, कि वो आपका काम है। आपको ये, हाँ। जिसने थिएटर किया है, वो थिएटर हुँ। के जगत से ही ये ज़िम्मेदारी ली, ज़िम्मेदारी का काम है। एक्टिंग इज़ नॉट हुँ। टाइम पास। आप टाइम पास करेंगे, तो बॉम्बे जैसे शहर में तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे। दिल्ली जैसे में तो फिर भी आपको एमेच्योर एक्टर की भी थोड़ी बहुत वैल्यू हो सकती है, और आपका दोस्त अगर डायरेक्टर है, तो वो आपसे काम ले हुँ। लेगा। बॉम्बे में ऐसा हुँ। नहीं होगा। बॉम्बे में इफ यू कांट डिलिवर, यू विल बी चक्ड आउट, यू विल बी थ्रोन अवे। नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क फॉर सेकंड हुँ। चांस हियर। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने शक्तिमान से कई ज़्यादा अच्छे दूसरे टेलीविज़न शोज़ किए हैं, जो उतने पॉपुलर नहीं हुए, वो आपको याद भी नहीं होंगे, मैं आपको नाम गिनाता हूँ। मैला आँचल, मैं तो 25 साल की उम्र का था जब मैंने किया, हुँ। और केवल 15 एपिसोड हैं उसके। डॉक्टर प्रशांत का कैरेक्टर है, एक डॉक्टर का कैरेक्टर है वो। और मैंने बहुत रिसर्च की थी उस डॉक्टर के, डॉक्टर जयकौल से पहले मैंने डॉक्टर प्रशांत का रोल किया, कि कैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज़ करता है, नब्ज़ देखता है, आँख चेक करता है। इसका बाकायदा मैंने डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक में बैठ के, फिर कई दर्जनों पेशेंट्स के साथ प्रैक्टिस करके मैंने वो कैरेक्टर का मैनरिज़्म पिकअप किया था। फिर उसी तरह स्टार टीवी के कई शोज़ हैं। एक शो था गाथा, ये रमेश सिप्पी द्वारा डायरेक्टेड एक टीवी शो है। इसके भी 100 एपिसोड बने, बट ये पॉपुलर नहीं हो पाया, लेकिन ये हुँ। लिखा बहुत अच्छा था। और हम सब जो भी एक्टर्स थे, हम लोगों ने सबने बहुत अच्छा किया था। मेरा भी वन ऑफ द बेस्ट शोज़ है वो। उसमें मैं एक लॉयर का रोल किया हूँ, मुज़फ़्फ़र नाम का लॉयर। और ये आज़ादी के टाइम से शुरू होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट से, और आज़ादी तक चलता है। इसका स्पैन है अराउंड 10 इयर्स का। और इतना बेहतरीन बना था ये टाइम पीरियड, उस वक़्त का टाइम पीरियड रमेश सिप्पी साहब ने इसमें कैप्चर किया है। बट ये कभी उतना हिट नहीं हुआ, पॉपुलर नहीं हुआ। ये फ़िल्मों का भी ऐसे ही होता है। फ़िल्में बिल्कुल। भी कौन-सी हिट हो, कौन-सी नहीं नहीं हिट होती है, इसका कोई फ़ॉर्मूला अभी तक बना नहीं है। टोटली अप टू पीपल्स लाइकिंग कि वेदर दे हाँ, लाइक और हाँ। नॉट। हाँ, क्या मूड है, व्हाटएवर। हर एक चीज़। जी, जी। आपने अभी पीछे ज़िक्र करा कि कई में मतलब हीटेड आर्गुमेंट, प्यार मिलता है, नफ़रत मिलती है। तो जो आपका कैरेक्टर था, टोटली नेगेटिव कैरेक्टर था। इसमें मेरे 2-3 हाँ, हाँ, सवाल हैं। हाँ। पहला है कि जब आप
थिएटर कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा था कि मेरे को एक पॉजिटिव किरदार ही करना है, विलन का करना है, हीरो का करना है? ये सब चीजें दिमाग में उस समय कितनी आपके आती थी, और इनकी अहमियत आपको उस समय जैसे कम उम्र में ही आपने शुरुआत करी, तो ये चीजें पता थी कि यार हीरो हमेशा लीड करता है, विलन ऑल्सो लीडिंग, वेदर वो शो हो या फिल्म हो? तो ये दिमाग में चीजें आपके थी कि मेरे को ये बनना है, या ये ऐसा ऐसा इन किरदारों का इतना इफेक्ट, साइड इफेक्ट पब्लिक पे भी पड़ता है, या एक होता है ना कि पर्सनल लाइफ हाँ में हाँ, भी? नहीं ऐसा एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। दिमाग में ये था, क्योंकि थिएटर हमने बड़ी सिंसियरली किया और हम्म। थिएटर स्टडी भी हमने बहुत सिंसियरली किया। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। जब मैंने 11th-12th में चुना प्रोफेशन ऑफ एक्टिंग, मन मन में चुना, प्रैक्टिकली तो मैं जब दिल्ली आया तब काम शुरू किया मैंने। तो शुरू हम्म। में ये लगा कि इट्स अ केक वॉक, मैं बहुत ईज़िली कर लूँगा। पर जैसे ही मैं अंदर घुसता गया, मैंने पाया कि ये तो कितना ह्यूज टास्क है। कई बार मैं अपने आप पे गुस्सा होता था कि मैंने कहीं गलत फील्ड तो नहीं चुन ली। ये पैरेलल दिमाग में चलता रहा। बिकॉज़ थिएटर के मैं सामने एक्टर्स देखता था जो 15-15 साल से लगे हैं और मामूली 800 रुपया, 1000 रुपया कमा रहे हैं और इतना हम्म। अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, फिर भी कहीं कोई पूछता नहीं, फिर भी कहीं कोई नाम नहीं। और फिर जैसे-जैसे मैं थिएटर के बारे में जान रहा हूँ, ग्रीक थिएटर, संस्कृत थिएटर, पारसी थिएटर, फिर शेक्सपियर का थिएटर, फिर ब्रेख्त के नाटक, फिर मॉडर्न प्लेज़, थिएटर अपने आप में ह्यूज है, ह्यूज दुनिया है थिएटर। बिल्कुल। तो आँखें चुंधिया जाती थी। फिर उसमें स्पीच है, बॉडी लैंग्वेज है, इमोशंस की समझ है। फिर स्टेनिस्लवस्की का सिस्टम वहाँ दिल्ली में बहुत पॉपुलर था। लोग स्टेनिस्लवस्की के सिस्टम को ही मान के, जो थिएटर डायरेक्टर्स थे, वो प्लेस बनाते थे। तो ये तो लगता ही था कि इसमें तो पूरा जीवन भी अगर हम दे दें तो भी कम पड़ेगा। तो जो आपका असली सवाल है, उसका जवाब ये है कि थिएटर के दौरान ही ये क्लियर हुआ था कि अच्छा रोल करना है और अलग-अलग रोल करना है। उसमें एक ही तरह का रोल करें ऐसा नहीं। वो नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो। कॉमेडी मैंने बहुत कॉमेडी की है। प्लेज़ में बहुत किया है, रेडियो प्लेज़ में भी किया है। टेलीविज़न में उतना नहीं कर पाया या सैटेलाइट में भी उतना मौका नहीं मिला कॉमेडी करने का, बट प्लेज़ में मैंने किए हैं। तो यही था कि अच्छे रोल करने हैं। ठीक अच्छा है। कैरेक्टर जिसमें आपको कुछ अभिनय करने को और दिखाने को मिले, कि लोग याद ठीक है। रखें कि हाँ, अरे! चाहे वो 5 मिनट का ही वो हो, लेकिन वो याद रहे। हम्म। ठीक है, अभी हम सोशल मीडिया का ज़माना है। जैसे हम सोशल मीडिया से एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, आप रीच कनेक्टेड आउट है, कर हाँ। सकते हो, हीरो फैंस से कनेक्ट कर सकता है, फैंस अपने जिनको भी वो पसंद करता है उनको मैसेज कर सकता है, उनको रीच, उनको देख सकता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। हाँ, कभी हाँ। कभार कोई अपीयरेंस हो गई, कहीं दिख गए, रोड पे दिख गए, या किसी इवेंट में दिख गए, बड़ी मतलब एक आम पब्लिक के लिए बहुत डिफिकल्ट कह लो, या इतना आसान नहीं था किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के पास पहुंचना। तब जब कभी आप पब्लिक में जाते थे, तब आपको रिस्पॉन्स क्या मिलते थे? क्योंकि लोगों ने नेगेटिव किरदार में देखा, तो उस समय उतनी समझ नहीं थी। और ये सिर्फ मैं मुंबई शहर का नहीं, विभिन्न आप हर जगह अपने थिएटर के लिए या किसी नाटक के लिए या वर्कशॉप के लिए आप ट्रेवल करते थे, तो क्या आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलता था? जो लोग इससे जुड़े नहीं हैं उनका मैं जानना चाहता, जो जुड़े हैं वो तो समझ पा रहे थे कि भाई किरदार है और इतना बखूबी निभाया है। नहीं, डॉक्टर जैकॉल को लेकर तो लोग यही कहते रहे कि हमें आपसे नफ़रत है। वी अच्छा। यूज्ड टू हेट यू। कोई आप वियर्ड मुझे उस वक़्त एक्सपीरियंस मिलते कि आपका? मैं आपको मार देता, हाँ। उत्तरी। ऐसे-ऐसे कमेंट आए हैं, हाँ, कोई जो लोग नहीं। फिजिकली कुछ ऐसा आपको कहीं अचंबा नहीं, हो गया हो कि यार फिज़िकली क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब हम्म। मैं एक एक घटना हुई थी। हाँ। मैं एक इवेंट के लिए गया था घाटकोपर में। फिर अच्छा। वहाँ से हम कार में वापस आ रहे थे, तो किसी ने ऐसे ही, और वो वहाँ घाटकोपर की बड़ी तंग गलियाँ हैं, अच्छा। छोटी-छोटी गलियाँ हैं और बहुत ही कंजेस्टेड आबादी है। तो पता नहीं कैसे हवा फैल गई कि डॉक्टर जैकॉल यहाँ इवेंट में आया था। आया है। तब तक इवेंट खत्म हो अच्छा। चुका है और मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन घाटकोपर में ही हूँ और वहाँ की गलियों में ठीक ही है। आ रहा हूँ। तो धीरे-धीरे, जैसे बोलते हैं ना, वाइल्ड फायर की तरह हम्म। बात फैल गई। तो वो कार हमारी आइडेंटिफ़ाई हो गई और लोग इकट्ठे हो रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं। घरों से निकल रहे हैं, कार को रोक दिया। कार को रोक दिया और कार के ऊपर भी चढ़ रहे हैं, यहाँ से चढ़ रहे हैं और
शीशे को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और आप कुछ उसके लोग, अंदर हो। हाँ मैं अंदर हूँ, और मुझे बोल रहे डॉक्टर जयकॉल मारो इसे, डॉक्टर जयकॉल, शक्तिमान को शक्तिमान चिल्ला रहा है, कोई शक्तिमान चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है पावर, कोई बोल रहा है अंधेरा कायम रहे। तो ऐसे करके वो, उस वक्त थोड़ा सा डर लगा था मुझे ही नहीं, मेरे साथ जो दूसरे लोग थे वो भी किसी हम्म। तरह वहां से भागना चाह रहे थे। हाँ। ऐसा हो गया था। तो ये थोड़ी सी मॉब साइकोलॉजी कभी कभी वर्क करती है। तो मेरे ख्याल से पुराने फिल्म एक्टर्स को भी ऐसा फेस करना पड़ा होगा, लेकिन मैंने ये एक दो बार ऐसा फेस किया है। बाकी तो जहाँ लोग आपको बुलाते हैं वो तो जानते ही हैं, वो तो नोन लोग होते हैं, और वो एक हम्म। सेंसिबल सी ऑडियंस के बीच में आपको प्रेजेंट करते हैं। वहाँ बिल्कुल। आप अपने बात बताते हैं, किस्सा सुनाते हैं। वो तो, ये तो मॉब है, और मॉब को कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। ठीक है सर। जब आपने शक्तिमान करा, मोर देन 500 एपिसोड, उस टाइम बहुत ही बड़ी बात थी। आजकल तो यूजुअली सीरियल क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि चल जाते हैं, कई प्लेटफॉर्म है जहाँ वो रिकवरी हो जाती है। उस समय दूरदर्शन पे ही जैसा आपने कहा कि उस टाइम, फिर आपके टाइम टेलीविजन आया, जी आया। एक शक्तिमान ने आपके उस समय करियर को कैसा इन्फ्लुएंस करा, और फिर उसके बाद मतलब एक होता है ना कि अप्रोच लोगों की कैसे चेंज हुई आपके प्रति टुवर्ड्स वर्क? क्या और लोगों ने वैसे किरदार के लिए अप्रोच करा कि नहीं? मतलब एक होता है ना कि भाई ये व्यक्ति इस चीज में तो इतना 100% दे रहा है हाँ कि हाँ देखो, नेगेटिव किरदार का असली मेरे को यही लगता है कि जब आपका, जैसा आपने कहा कि लोग चाहते थे कि अरे मैं तुम्हें मार दूंगा, तो उसका मतलब ये है कि आपने इतना उसमें तगड़ा काम करा, इतना आपने अपनी साइड से डिलीवर्ड करा है कि लोगों के दिमाग में वो चीज बस जाए या बन जाए, ठहर जाए। तो उसके बाद क्या हाँ, मतलब ये लोगों बात का है। कैसा? उस सीरियल के बाद कुछ ऐसे माइथोलॉजी के कैरेक्टर्स मुझे ऑफर हुए थे, पर मैंने किए नहीं वो। मैं हम्म। सिमिलर कैरेक्टर करना नहीं चाहता था। तो मैंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि मुझे अलग अलग रोल्स मिलते रहे, और वही हम्म। मैंने किया है। तो उसमें मैं इतने इतने एपिसोड्स में मैं वो ओवर द टॉप परफॉर्मेंस कर चुका हूँ, मेलोड्रामेटिक। तो उसको बार बार उसी तरह का करने का कोई रस नहीं था। तो मैंने डॉक्टर जयकॉल जैसा, तो जो मुझे कई बार ऑफर भी हुआ कैरेक्टर, मैंने किया नहीं। और आप ठीक देखें, है। अगर शक्तिमान के बाद भी जो मेरे सीरियल्स हैं जिसमें चर्चित यही था, कोरा कागज था, स्पर्श एक सीरियल था, फिर 2004 में रीमिक्स एक सीरियल था। हम्म। रीमिक्स भी एक अच्छा शो था। पता नहीं आपको याद है या नहीं, आपकी जनरेशन के लोग उस शो को भी याद रखते हैं। तो मैं उसमें प्रिंसिपल का रोल किया था, बड़ा रियलिस्टिक प्रिंसिपल, बड़ा ही एज का कैरेक्टर था। वो भी ऐसा था कि वैसे बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन थोड़ा बहुत रिश्वत ले लेता है अपने परिवार के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो वो प्ले करना, वो था एक सीरियल, बहुत अच्छा वो था। झूमे जिया रे, ये एक ऐसे फादर का कैरेक्टर किया मैंने जिसमें वो डांस वांस नहीं चाहता घर में, हम्म। और उसकी बेटी बहुत बड़ी डांसर बनती है। बिल्कुल। तो ऐसा खड़ूस फादर, वो मैंने, वो एक अच्छा सीरियल था, करीब 150 एपिसोड का। ऐसे ही कई शो और एक, थे, भास्कर हाँ भारती एक एक, शो था। हाँ कभी हाँ, तो नजर मिलाओ, एक कभी आपका तो आया था नजर मिला लो, 2006 में। वो एक हाँ। शो था। अंधी बेटी और थी मेरी उसमें। एक 2008 में सुनैना आया, जहाँ फिर से आप सुनैना प्रिंसिपल में, हाँ सुनैना में वो शास्त्री बने प्रिंसिपल थे, था। शास्त्री एज ए प्रिंसिपल। उसमें कॉमेडी का काफी कुछ हम्म। पुट था। ऐसे कई शो हम्म। किए हैं मैंने, उसके बाद हम्म। अलग अलग ही थे वो। आप ध्यान से देखेंगे हर रोल में कुछ कुछ थे, तो हाँ। मैं वेट भी करता था। शाकाला का बूम हाँ। बूम एक सीरियल था, उसमें भी मैंने करीब बिल्कुल, सत्तर वो अस्सी सर एपिसोड तक कुछ काम किया था। मैंने बहुत देखा है मैंने। अच्छा। उस समय वो सारा वर्ल्ड इमेजिनरी लगता था कि आपके पास पेंसिल है, कुछ भी ड्रॉ करो आ जाएगा, है ना? हाँ हाँ, जैसे वो सुपर पावर वाले शो उस समय बहुत हैरी प्रभावित हैरी पॉटर करते थे। वाला था। हाँ, कह सकते हो इंडियन इंडियन हैरी इंडियन पॉटर, वर्जन, हाँ हाँ। इंडियन वर्जन। क्योंकि उस समय हमने ये चीजें जो, मतलब मिडिल क्लास हमेशा से ही उस जोन से पीछे रहा है, बट उतनी उस समय, जैसा मैंने कहा, सोर्स, अंटिल आपके पास चीजों का सोर्स नहीं, आपको नहीं रियल फैक्ट पता चलेगा, तो उस समय सोर्स नहीं होते थे। और तब में और अब में मैं फर्क यही कहूंगा, तब बच्चे बूढ़े बड़े सब देखते थे, इतना प्रभावित वो किरदार या वो शो करते थे। अब लोग सेचुरेटेड हो गए हैं, बढ़ चुकी हैं चीजें, लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ गई है, बच्चे अब खुद इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो तुरंत कैच कर लेते हैं और वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं हो पाती है। मैं थोड़ा पीछे हाँ हाँ। जाऊंगा, 2014 में मूवी आई हैदर।
हाँ, हाँ। कश्मीर बेस्ड मूवी, वहाँ के जो मुद्दे हैं उन पे बेस्ड मूवी। श्रद्धा कपूर के ने फादर का रोल करा है और सारी शूटिंग भी वहीं हुई है। जी, जी। पहले तो वो जब मूवी आई आपके पास, अ, तो उस मूवी की आपने स्टोरी ऑफ कोर्स आपके पास आई होगी, वहीं सारी शूटिंग हुई है। जब वहां आप पहुंचे, कैसी अंदर से फीलिंग कैसी थी? एक होता है ना वतन वापसी वाली बात, हाँ, हाँ, हाँ। तो एक देश वही वही वापसी फीलिंग आपके थी। लिए। वही फीलिंग थी। वतन वापसी बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। मैं कई मतलब 2 डिकेड्स के बाद कश्मीर जा रहा था हम्म। और काफ़ी इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए वो। तीसरी मंजिल का वो थर्ड फ्लोर याद आया कुछ? क्या कैसा रहा है? पहले तो ये है कि मैंने समय निकाल के अपना वो घर देखा, हम्म। जिस घर में मैं पला-बड़ा हूँ। और वो घर में जो 3rd फ्लोर है, उसमें हम लोग पढ़ते थे। मैं, मेरा भाई, मेरी बहन। और मेरे को वो कमरा देखने का बहुत ये था कि वो कमरा कैसा है। और जो ओनर हैं, हम्म। उस घर के जो अभी ओनर हैं, शायद उनका नाम मिस्टर महराज है। उनकी फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे पूरा बोला, "घर देख लो, आपको जो देखना है देख लो, ऊपर-नीचे।" वो समझ गए कि इसको घर की याद आ रही है। उनकी जो मदर थी, उन्होंने बोला मुझे ऐसा, "तुम्हें घर हम्म। की याद आ रही है?" हम्म। तो मैं गया, तो मैंने वो 3rd फ्लोर में अपना घर देखा, अपना कमरा देखा। और हम्म। हम वहाँ पे एक रैक था, जिस पर हम अपनी किताबें और अखबार रखते थे। तो वो रैक एज़ इट इज़ रखा हुआ था। कुछ चीज़ें बदल गई थी, दीवारों में पेंट-वेंट और अलमीराज़ बदल गए थे, बट वो वैसा का वैसा था। ये मैं हैरान हुआ। 82 में मैंने छोड़ा, 85 में मेरे भाई ने छोड़ा, 1995 में पूरा परिवार छोड़ दिया और 2014 में वो अभी भी रखा हुआ है। मतलब 35 साल तक वो उसकी लाइफ़ 35 इयर्स रही। उस वो लकड़ी शायद मज़बूत है, कश्मीर की लकड़ी है, इसलिए इतनी मज़बूती रही होगी। तो कुछ शायद तो था पुराने घरों में, कुछ ख़ासियत तो थी वो कि रिश्ते वो इतने लंबा मजबूत समय, रहे हाँ, कि जो लंबा समय न्यू चल जाते थे। न्यू ओनर थे उन्होंने भी नहीं सोचा उसे हटाने का। हाँ, हाँ, हाँ। और तो मैं उस घर में 2-3 बार मिला उनसे, हम्म। उन्होंने खाना-वाना खिलाया और मैंने उनसे ये भी कहा कि मुझे नीचे का फ्लोर आप रेंट पे दे दीजिए। हम्म। तो उन्होंने कहा, "रेंट क्यों? आप आइए, यहाँ रहिए।" तो मैं सोचा ऐसे कौन रहता है? सही अगर बात है। रेंट पे ले लेता मैं तो शायद आना-जाना कभी-कभी होता। बट उन्हें लगा कि शायद सेफ नहीं है, पता नहीं क्या होगा, ये वापस कैप्चर कर लेंगे, कोई नया हम्म। कानून आ जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। बिकॉज़ बहुत ही सस्ते में वो घर लिया गया था, बेचा गया था। तो ख़ैर अभी हालात जो हैं पहले से अच्छे हैं। हम लोग या कश्मीरी पंडित लोग वहाँ जा तो सकते ही हैं, रह भी हम्म। सकते हैं, लेकिन करेंगे क्या? काम नहीं है वहाँ पे, जॉब्स नहीं है। हम्म। मुश्किल से 2 ढाई हज़ार परिवार हैं, जो अभी भी वहाँ हम्म। पे रहते हैं। पर उनके पास कोई ना कोई जॉब है, कोई किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं पे है, तो इसीलिए वहाँ टिके हुए हों। अदरवाइज़ जिसका परिवार अब दिल्ली, बम्बई या कुछ लोग तो विदेशों में भी चले गए हैं, वो वहाँ जाके क्या करेंगे? तो इसीलिए कश्मीरी पंडितों की जो वापसी को लेके बातें हुई है, वो बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। और यंग जनरेशन तो जाना ही नहीं चाहती। कश्मीर में रहने की सबसे बड़ी जो दिक्कत है, वो है वहाँ की ठंड। करीब 4 महीने जो है, फ्रॉम नवंबर टिल मार्च, ये बहुत टफ है, बहुत टफ पीरियड है। कपड़े बहुत पहनने पड़ते हैं, दस्ताने, फिर घर में वो कांगड़ी, हम्म। अंगीठी और ये सब बहुत इंतज़ाम करना पड़ता है, ठंड से बचने का। तो जिनको अभी दिल्ली, बम्बई की आदत लग गई है, तो वो क्यों जाएँगे उस तरह से ठंड में मरने के लिए कौन कौन जाएगा? और कश्मीर तो और बाकायदा गर्मियों में जाने वाली जगह है। गर्मियों में बहुत अच्छी जगह है वो। स्वर्ग वो तभी और दिखता है, छुट्टी मनाने जाओ तभी स्वर्ग है। औ- ऊपर से जैसे आपने कहा सोर्स भी नहीं होते हैं, जॉब्स वगैरह, लाइफ एक हाँ, जो है ही नहीं, साइकिल है है ही उसको नहीं। बैलेंस के लिए जो चीजें चाहिए वो साधन, सुख साधन थोड़े बहुत तो चाहिए जिंदा रहने के लिए। जी, जी, जी। वो उन चीजों की भी वहाँ कमी है। उसके बाद सर आपका सिलसिला शुरू हुआ कभी, जैसा आपने कहा वेब सीरीज, मूवी,
टीवी। तो इस चीज को आप मतलब कैसे देखते हैं? कितनी एक एक्टर के लिए माइंड को स्विच करना, वेब सीरीज चंद एपिसोड्स की बनती है, टीवी सीरियल बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं और बहुत डिमांडिंग है क्योंकि वो टेलीकास्ट हो रहा होता है। मूवी में 30 दिन 40 दिन आजकल तो शूट्स खत्म कर देते हैं, वहाँ बजट बड़ा होता है। तो ये तीनों चीजों का आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने सब कर लिया। देखिए, हाँ, मैंने तो सब किया ही है। देखिए, मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि एक्टर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। एक्टर के ठीक लिए है। जो एडजस्टमेंट है, वो हम्म। फ्रॉम थिएटर टू कैमरा है बस। कैमरा में आप टेलीविज़न लो, वेब शो लो या फ़िल्म लो, सब एक ही है। हम्म। थिएटर में एक अप्रोच अलग है और फिर एक्टिंग फॉर कैमरा वो अप्रोच अलग है। बस आप चाहे वेब शो करो या फ़िल्म करो, वो एक ही बात है। तो वो ज़्यादा एडजस्टमेंट लगती नहीं है उसमें। थिएटर से इसमें एडजस्टमेंट लगती है। थिएटर में थोड़ा ज़्यादा प्रोजेक्ट करना पड़ता है। हर चीज़ थोड़ी-सी लार्जर देन लाइफ होती है और हम्म। कैमरे के सामने आप जितना सहज रहें, जितना नेचुरल रहें, जितना एट ईज़ रहें और जितना कम करें अभिनय, उतना अच्छा दिखता है। ये कैमरे की खूबी है। तो अब चाहे वो आप टीवी शो करें 200 एपिसोड का, चूँकि करने तो आपको सीन्स ही हैं ना, और इतने लंबे टीवी शो में एक एक्टर बहुत ज़्यादा कुछ कंटिन्यूटी को लेके सोच नहीं सकता, बिकॉज़ लंबे एपिसोड में देखिए क्या होता है, लंबे एपिसोड वाले सीरियल में आपका कैरेक्टर कुछ-कुछ वैसा ही रहता है। जैसे मैंने शक्तिमान अगर 25वें एपिसोड में कुछ किया, फिर 250वें में भी मैं वही कर रहा हूँ। एकदम अलग तो सही नहीं बात। कर रहा हूँ कुछ। सही बात। बस कोई नया इजाद आ गया है, नया इजाद हो गया है, यही अलग हो गया है। बाकी तो भाव-भंगिमा और बहुत सी लाइनें तो वैसी ही होती थी और रिपीट भी होती थी। तो सही उसी बात तरह है। अगर कोई फैमिली ड्रामा का शो है तो उसमें भी ऐसा ही होता है। डेली शूट में आपके कैरेक्टर्स बंध जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। हाँ, फ़िल्म है, फ़िल्म में जो 2 घंटे की फ़िल्म है उसके कैरेक्टर के ग्राफ होता है जो आपको पहले ही बता दिया जाता है और आप उसी हिसाब से अपने आप को उसमें ढालते हैं और जब जैसा ज़रूरत है वैसा एक्ट करते हैं। वेब सीरीज़ भी एक तरह से बड़ी फ़िल्म है। अगर 8 एपिसोड हैं, 10 एपिसोड हैं, वो एक तरह से 3 फ़िल्में हो गई या 4 फ़िल्में हो गई और उसमें भी कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा बदलते नहीं हैं आपके। आपका रोल जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है। तो एक्चुअल दिक्कत पता है किसको आती है, वो है राइटर को। सबसे ज़्यादा हम्म। चैलेंज राइटिंग में है। फ़िल्म, टेलीविज़न एंड वेब शो, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट टास्क है, वो राइटिंग है और उसी की मेहनत ज़्यादा होती है। उसी को वो हुक पॉइंट सोचने हैं, उसी को वो पूरा ग्राफ सोचना है, उसी को वो ड्रामा के बारे में सोचना है। एक्टर्स के लिए बहुत दिक्कत नहीं है। अ, शुरुआत आपने एक एक्टर से करी, तो ये राइटिंग का शौक सर कब आया? और फिर उस राइटिंग के शौक को, ये आपके दिमाग में कब आया कि अब एक पुस्तक लिखनी चाहिए? क्योंकि एक पुस्तक लिखने के लिए आपके पास एक प्रॉपर कहानी होनी चाहिए, एक जैसा आपने कहा एक आइडिया होना चाहिए कि इतने पेज की जाएगी, क्या स्टोरी रहेगी। तो ये थॉट फ्रॉम बीइंग एक्टर टू राइटर, ये कन्वर्जन कैसे हुआ? हाँ, ये भी एक लंबी कहानी है, मतलब प्रोसेस है। हाँ। जब हम दूरदर्शन की सीरियल्स कर रहे थे, दिल्ली में ही थे, हम्म। तो एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि एक्टर्स को टाइम बहुत मिलता था तब। अच्छा, दिल्ली में। आज हाँ, शूटिंग्स हम्म। में, चूँकि सभी नए थे और आउटडोर अगर जाते थे, तो और हम्म। समय मिलता था। तो मैं शुरू में हाँ। बड़ा परेशान रहता था इस बात से। बहुत लोग हाँ। तो सिर्फ़ शराबें पीते थे, मौज-मस्ती करते थे। तो मैं इससे हमेशा परेशान हुआ। टाइम वेस्ट करना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। ये मेरे अच्छा। अंदर स्कूल डेज़ से ही एक हम्म। क्वालिटी डेवलप हुई थी हम्म। कि मुझे समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो हम्म। पहले तो मैंने ये सोचा कि मैं इस मीडिया की सारी बारीकियाँ सीख लूँ हम्म। और उसको समझ जाऊँ, कैमरा वर्क, एडिटिंग। तो मैं शूटिंग में मेरा अगर काम नहीं है, तो मैं दूसरों हम्म। की शूटिंग्स देखता रहता, कैमरामैन हम्म। से लाइटिंग के बारे में जानकारी लेता, इस तरह से अपने आप को एंगेज रखता था। लेकिन कई हम्म। बार शूटिंग्स भी नहीं होती थी, लंबा-लंबा गैप आता था, बारिशें हो रही हैं, तब वो समय मैंने अध्ययन में बिताया। पठन-पाठन का एक सिलसिला शुरू हुआ और फिर उसकी आदत ही लगती गई। तो जब तक डेली सोप नहीं शुरू हुए, तब तक स्टडी तो मैंने मैक्सिमम स्टडी शूटिंग्स में ही की है, वैनिटी वैन में की है, आउटडोर्स में की है, होटल रूम में की है।
मैंने वहाँ अपना टाइम नहीं बर्बाद किया। तो पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट लिटरेचर, हुँ, फिलॉसफी, हिस्ट्री, हुँ, बायोग्राफीज़, अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी, फिर ड्रामा तो है ही है, सिनेमा भी है ही है। तो ये सब में रहा और करीब 2008 के आसपास मेरे मन में ये फीलिंग आई कि मुझे, चूँकि तब तक मैं कितना 40 प्लस तो हो ही गया था, और ये ख़्याल आया कि मुझे समाज को कुछ देना चाहिए। जिस चीज़ से मैं यहाँ तक आया हूँ, जहाँ तक भी हूँ, जो भी मैंने थोड़ा बहुत किया है, तो मैं समाज को लौटा दूँ। ये भाव मेरे अंदर, एक सेवा वाला भाव आया था। तो मैंने सोचा था कि एक्टिंग मैं जेन्युइन तरीके से नए लोगों को सिखाऊँ। इसमें एक वजह ये भी थी कि बॉम्बे में गुमराह करने वाले एक्टिंग स्कूल्स बहुत हैं। चार्ज बहुत करते हैं, लेकिन सिखाते कुछ नहीं है। 3 महीने में बस थोड़ा-सा सपना दिखा के, आपसे डेढ़ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लेके आपको बस थोड़ा डांस करा दिया, थोड़ा प्लेबैक सिंगिंग करा दिया, 2-4 फ़िल्मों के डायलॉग बुलवा दिए, हो गया। तो फिर जब ऐसे लोग कई बार हमें मिलते थे और कई बार शूटिंग में भी मिलते थे, मामूली रोल किया है उन्होंने, तो वो बताते थे कि हमने 3 महीने का कोर्स किया पर कुछ सीख नहीं पाए। तो मुझे लगा कि ऐसे गुमराह लोगों को थोड़ा एक राह दिखाया जा सकता है। तो मैंने एक अकेडमी फ़ॉर्म की अपनी, मेरे ही नाम अच्छा, से, ललित परिमू अकेडमी। और मैंने थिएटर को बेस बनाते हुए ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया कि थिएटर करना ज़रूरी है। तो नट समाज नाम का एक थिएटर ग्रुप बनाया। तो यहाँ मैं नए लोगों को ही लेकर वर्कशॉप करना, शुरू में तो मामूली फ़ीस, फिर थोड़ी फ़ीस बहुत रीज़नेबल, जो मिडल क्लास हुँ, अफ़ोर्ड कर सकता है। तो कई प्ले बेस्ड ट्रेनिंग चली, छोटे प्ले और बड़े प्ले। पहले मैंने औरों के प्लेस किए, फिर मैंने खुद लिखना शुरू किया, छोटे-छोटे नाटक, आधे-आधे घंटे के, नुक्कड़ नाटक 20-20 मिनट के। तो यहाँ से हुँ, लिखने का सिलसिला शुरू किया फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसे 5-6 साल में मेरे कई नाटक बन गए, और ये किताब जो है, ये उन्हीं नाटकों का संकलन है। मैं मनुष्य हूँ जो पुस्तक है, हुँ, वो उन्हीं नाटकों का एक संकलन है। उसमें मेरे ही लिखे हुए नाटक हैं जो हुँ, मैंने एकेडमी में स्टूडेंट्स हुँ, को उनकी ट्रेनिंग के सिलसिले में बनाए हुँ, थे। और ए जैसा मैंने पहले भी कहा कि थिएटर हुँ, वर्ल्ड में एक्टिंग स्कूल्स के बारे में हमने हुँ, शुरू से ही पढ़ा। हुँ, स्टेनिस्लवस्की का स्कूल है, ब्रेख्त का स्कूल है, फिर ली स्ट्रासबर्ग है, फिर मेयर होल्ड है, फिर माइकल चेखव का एक स्कूल है। ऐसे बहुत स्कूल्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। ग्रोटोवस्की का एक स्कूल है। तो मैंने अपना एक स्कूल बनाने की एक हिम्मत की। उसको मैंने अभिनय योग नाम दिया। चूँकि मेरा पठन-पाठन अध्यात्म में रहा और उसके बाद मेरी साधना जगत में भी दीक्षा हुई, और मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा हूँ। तो वहाँ मुझे ये ख़्याल आया कि अभिनय भी एक प्रकार का योगिक प्रोसेस है। बिल्कुल। योग में हम फ़ोकस्ड चीज़ को फ़ोकस करना सीखते हैं। ध्यान और धारणा, जिसे कंसंट्रेशन और मेडिटेशन कहते हैं, वो सीखते हैं। लेकिन अभिनेता का काम भी दरअसल एक टाइम में जब वो मंच पर काम करता है या कैमरे के सामने एक्ट कर रहा है एक कैरेक्टर को लेके, वो बिल्कुल ध्यान वाला काम है। उसका अगर फ़ोकस हटता है, तो सब बेकार हो जाता है। तो इस पर रिसर्च करते हुए मैंने एक सिस्टम डेवलप किया, उसका नाम है अभिनय योग। और ये मेरा सिस्टम जो है, वो सिर्फ़ अभिनेताओं के लिए ही नहीं है, वो हर हुँ, व्यक्ति के लिए है। क्योंकि इसमें इसके कई सेलिएंट फीचर्स हैं। आपको एक प्रोग्राम जो है ना, सिर्फ़ अभिनय योग पे ही करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है, जिसमें मैं आपको बिल्कुल सर। अभिनय योग की सारी गूढ़ बातें बता दूँगा। सेलिएंट फीचर्स ऑफ अभिनय योग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 मेजर पॉइंट्स ऑफ अभिनय योग। तो उसमें रसों से रिलेटेड एक थेरेपी के बारे में मैंने चिंतन करके एक रिसर्च किया है कि हाउ एक्सप्रेशन ऑफ रसास कैन बी वेरी थेरेपेटिक। ओके। रिसर्च उसमें मेरी ये है कि जो ये नवरस हैं अभिनय के जगत में, रादर कला के जगत में, ये डांस और म्यूजिक में भी यूज होता है। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत, भयानक, विभत्स, शांत। ये जो नवरस है, ये हर व्यक्ति में किसी हद तक डोमिनेंट एंड सप्रेस्ड ऐसे हैं। जैसे अगर हम आपके बारे में भी लें, आप जरा सोचो कि आपके अंदर इन 9 रसों में से कौन-सा रस प्रिडोमिनेंट है, एक्सप्रेस्ड प्रिडोमिनेंट है। हो सकता है रौद्र रस हो। अगर आप बड़े ही रोमांटिक हैं और अगर आप बहुत ही
खिलंदड़ व्यक्ति हैं, आप लड़कियों के बीच में बहुत पॉपुलर हैं, तो हो सकता है श्रृंगार रस आपका प्रिडोमिनेंट है। अगर आप बहुत ही दुखी आत्मा हैं, अगर आप हर दूसरे दिन रोते रहते हैं, मर्द हैं तो अकेले में रोते हैं, औरत है तो कहीं भी रो लेती है, तो आपका हम्म करुण रस प्रिडोमिनेंट है। ये हम्म साइकोलॉजिकल मामला है, ये इसका एक्टिंग से कम रिलेशन है, इसका आपके हम्म साइकोसोमैटिक सिस्टम से आपका संबंध है। तो हम्म अगर आपके अंदर रौद्र रस हावी है, मान लीजिए आपके अंदर गुस्सा ज्यादा है, तो रौद्र रस वाले सीन्स आप जल्दी करेंगे। आपको रौद्र रस वाले अभिनय अगर दें तो आप जल्दी उसको पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि अंदर आपके अचेतन मन में वो पड़ा हुआ है। हम्म, आप समझ रहे हैं ये बात? बिल्कुल सर। उसी तरह अगर आपका पेन ज्यादा है, मिजरी ज्यादा है, तो दुख के सीन आप जल्दी कर सकते हैं। और रसों की खूबी क्या है कि रस के एक्सप्रेशन से आपके अंदर जो प्रिडोमिनेंट है वो जब बाहर निकलता है तो आप उससे फ्री हो जाते हैं। ये अभिनय योग की एक फंडामेंटल क्वालिटी है कि आपको उस इमोशन से कुछ वक्त के लिए फ्री कर देता है। तो इस पर मैंने कुछ मोनोलॉग्स हाँ। बनाए, कुछ सीन्स बनाए, जो मैं मनुष्य हूं नाम के नाटक का हिस्सा है। तो इसको मुझे और भी काम करना है इस पे, ये अभी आधा ही काम है। इस पे मेरे को कम से कम 1000 सीन्स बनाने हैं, 1000 मोनोलॉग्स। तो मैं भविष्य में एक ऐसे अभिनय एक सेंटर की कल्पना करता हूँ जहाँ लोग आए और कोई एक मोनोलॉग करें और अपने उस प्रिडोमिनेंट इमोशन से फ्री हो जाए उस दिन के लिए या 4-5 दिन के लिए। आपको हम्म गुस्सा बहुत आ रहा है, परेशान है, मन तो कर रहा है कि बीवी की हत्या कर दूं, इसको भी मार दूं, बॉस को भी शमशान घाट में गाड़ दूं, ऐसा इच्छा कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं सकते, करेंगे फंस जाएंगे, जेल चले जाएंगे। तो क्या करेंगे? अभिनय योग सेंटर आइए, वहाँ पे रौद्र रस कीजिए, अच्छे से तैयार होंगे, वहाँ पे हमारे टीचर्स होंगे, आपको गाइड करेंगे सही तरीके से इमोशन कैसे निकालना है, इसको आप करेंगे। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके मोनोलॉग आप रिकॉर्ड कर लेंगे, कैमरे में आपका शूट हो गया, रौद्र रस थोड़े वक्त के लिए निकल गया। और जब जब वो रौद्र रस पकड़ेगा, ये मोनोलॉग बोल दो, आप थोड़े वक्त के लिए फ्री हो जाएंगे। आप कहीं नदी किनारे, पेड़ के नीचे, समुद्र किनारे, खुले बाग में इसका अभ्यास कर सकते हैं। लोग कहेंगे पागल है, लेकिन आप अकेले में ही कर रहे हैं, अपना पागलपन किसी और पे तो नहीं थोप रहे, आप अकेले में मजे ले रहे हैं और ड्रामा का सुख तो मिल ही रहा है आपको। और आज तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वही रिकॉर्ड किया वो मोनोलॉग आप डाल दीजिए, लोग तालियां बजाएंगे और हो सकता है आप अच्छे एक्टर भी बन जाए, आपको पैसे भी मिलेंगे। तो आपका जो ये अंदर का कचरा है, इसको आप बेच भी सकते हैं। यही हम्म। क्रिएटिविटी है, यही आर्ट है। तो अभी ये है आपने अभिनय योग की बहुत ही बुनियादी बात। हाँ। अभी आपने एक बात कही थी कि अगर आप मर्द हैं तो अकेले में रोएंगे, महिला हैं तो सबके सामने रोएंगे। तो सर हमारे समाज में ये चीज मतलब क्यों ऐसे डाल दी गई कि अगर यार तुम मर्द हो तो तुम सबके सामने नहीं रो सकते? 2-3 बातें हैं ना, देखिए ओरिजिनल मर्द जो है उसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? उसकी कहानी शुरू होती है वॉरियर लाइफ से। हम्म हम लोग जो मर्द का बैकग्राउंड क्या है, मर्द बेसिकली प्रोटेक्टर है। आज हम्म। का मर्द उतना प्रोटेक्टर नहीं रहा, क्योंकि औरत सही है। पैरेलल काम कर रही है उसके साथ। पुराना मर्द जो था वो क्षत्रिय था, उसको हम्म सुरक्षा का ही भार था, उसको हम्म लड़ना था। पहले सारी हम्म चीजें लड़ाई से तय होती, अब जो रोएगा वो क्या लड़ेगा? हम्म जो हम्म तलवार उठा के मारेगा वही तो बहादुर है। जो दुश्मनों को काटेगा मारेगा वही तो अपनी औरत की रक्षा कर सकता है, अपने बच्चों की रक्षा कर सकता है। तो जो बिल्कुल। रोने वाला आदमी होगा वो कैसे रक्षा करेगा? तो हम्म इसलिए मर्द को रोना नहीं चाहिए। मर्द को मजबूत बनाने के लिए ये बातें कही गई। कई बार औरतें भी तो मर्दों को बोलती थी ना, चूड़ियां पहनी है क्या तूने? तो क्यों बोलते? चूड़ियां औरतें पहनती थी, हम्म अब तो औरतों की भी चूड़ियां हट गई, अब तो काफी चेंज हो गया। और इसके अलावा जो दूसरी बात, बायोलॉजिकल बात है ना, औरत का टीयर ग्लैंड जो है ना, वो मर्द से ज्यादा एक्टिव है। टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है उनके अंदर, वो ज्यादा हम्म। है। आदमी का उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए भी आंसू आदमी के उतनी मात्रा में नहीं आ सकते जितनी मात्रा में औरत के आते हैं। वो ग्लैंडुलर फंक्शन है, ग्लैंड्स और हार्मोन से कनेक्टेड है। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आप एक वर्कशॉप काइंड ऑफ बनाना चाहते हैं भविष्य में, जो युवा बच्चे हैं सेंटर, हाँ। और हाँ, और जो लोग इस आश्रम ही है वो, एक प्रकार का आश्रम है। हाँ, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, एक ऐसा ही कुछ मैं कहूँगा आश्रम सा आपने बहुत पहले खेल की जगत में भी बनाना चाहा था। जैसा आप स्कूली दिनों से क्रिकेट अच्छा खेलते आ रहे थे,
आप हाँ हाँ हाँ। आप विकेट कीपर बैट्समैन थे, तो वहां भी आपने एक मुंबई राइट में एक राइट। क्लब बनाया था, तो उसकी कहानी क्या है, मतलब वो शौक कहाँ दब गया? स्पोर्ट्स तो शौक था ही, क्रिकेट का शौक रहा, और यहाँ हाँ भी आपने सही जानकारी रखी है। हाँ। वीसीसी नाम का क्लब हमने शुरू किया था, विपश्यना क्रिकेट क्लब। हम्म बट अभिनय के काम में तो रुकावट नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद ही मैं स्पिरिचुअल ट्रैक में ज़्यादा निकल गया। मेरी जो साधना जगत में जो मैं सीख रहा था, मेरे गुरु हुए, और हम्म। मेरे गुरु भाइयों के साथ मैं समय बिताता था, मेडिटेशन कैंप्स अटेंड करता था, तो उस वजह से ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी थोड़ी पीछे रह गई। तो उधर भी अध्ययन और साधना और ये सब वर्क चलता रहा। जो हम्म। खाली समय मिलता था शूटिंग से, वो मैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ही बिताता था। तो इसलिए ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी रह गई, पीछे हो गई। एक सर हमारा डेफिनेटली। सेशन होता है, बहुत छोटा सा सेशन होता है, रैपिड फायर राउंड, जहां हमारे कुछ क्वेश्चंस अच्छा। होते हैं और मैं चाहता हूं कि अगर पॉसिबल हो तो वन वर्ड या वन सेंटेंस में उसका जवाब हमें मिल जाए। हाँ हाँ। तो कॉफी और टी? टी। फेवरेट रोल यू हैव लाइक ए प्लेड टिल नाउ, जो आपका मन पसंदीदा हो? नॉट येट। नॉट येट। ओके, यू स्टिल स्टिल टू प्ले। लाइक ए, ओके, स्टिल टू प्ले। ठीक है, ए बुक यू रिकमेंडेड टू एवरीवन? इन सर्च ऑफ मिराकुलस। इन ओके, सर्च ऑफ मिराकुलस बाय पीडी उस्पेंस्की। ठीक है। और जो आपकी दो अभी बुकें हैं, मैं मनुष्य हूँ और अनुभव योगा, मुखौटा। उनमें से अगर मुखौटा, उसमें से अगर मुखौटा। कोई एक मुख, मुखौटा। ठीक है, ठीक है। वन वर्ड टू डिस्क्राइब डॉक्टर जयकाल? A shrewd villain. A ओके, shrewd villain. ठीक है। अ, आपको पता था कि गंगाधर ही शक्तिमान है? हाँ, मुझे पता था। मुझे ठीक पता है। था। योर फेवरेट प्लेस इन कश्मीर? यूस्मर्ग। ओके। एक कोई हॉबी जो अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग हो, जो आप परस्यू अभी भी करना चाहते हो कि यार इसको अगर मौका मिला तो करना है? टीचिंग। टीचिंग? टीचिंग। टीचिंग। टीचिंग? टीचिंग लाइक टीचिंग व्हाट एक्टिंग, अबाउट? टीचिंग अभिनय एक्टिंग? योग, हम्म। टीचिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th 9th 10th। ओके, मतलब जहाँ उनको गाइडेंस की जरूरत होती है वहीं से आप गाइडेंस हो, हाँ। एक करेक्ट। जो हाथ होता है या एक उंगली पकड़ के चलना सिखाने वाली बात, वो आप तभी से। ठीक है। मोस्ट चैलेंजिंग सीन आज आपके लाइफ का अभी तक का, अगर कोई भी आपको एक लगा हो, याद हो? नॉट येट। कोई कंफर्ट फूड जो आप हमेशा, जैसे व्यक्ति थका हुआ आता है या कभी भी जो एनी टाइम फेवरेट होता है ना कि ये मिल जाएगा खिचड़ी। जैसे? खिचड़ी विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। ओके, दाल खिचड़ी विथ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स। तो आप सात्विक भोजन डेफिनेटली, प्रेफर हाँ। करते हैं? हाँ हाँ। ठीक है। प्रेफर अ, नहीं, वही करते हैं। अच्छा। प्रेफर नहीं है, वही है, सात्विक भोजन ही खाते हैं। ठीक है। फ्यूचर कोई एक ऐसी जगह होता है ना कि ड्रीम प्लेस, जहाँ आपको कोई मूवी की शूटिंग हो या कुछ भी हो, जहाँ आप चाहते हो कि हाँ एक बार करना है, इधर कश्मीर। इन इंडिया कश्मीर। और अपार्ट फ्रॉम कश्मीर? बट वहां कश्मीर। तो शायद आप ऑलरेडी कर चुके हो, हैदर जैसे हमने जिक्र सब करा था। जगह पे तो नहीं किया हूँ मैं। हाँ, हर बहुत ये सी बात। जगह है वहां पे जो अभी तक हाँ। एक्सप्लोर ही नहीं हुई है। हम्म। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? एक कैसे बताए? एक बताना बड़ा मुश्किल है, फिर भी कोई ना। नहीं, आप दो तीन बता दो। मुगल आजम एक है। हम्म। हम्म। गंगा जमुना एक है। हम्म। दीवार एक है। आपकी मधुमती। मधुमती भी एक हाँ, फिल्म है, वो है। आपकी फिल्मों की चॉइस से इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि फेवरेट एक्टर कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन हैं आपके। हाँ हाँ। नहीं, दिलीप साहब भी आ गए बाद में। हाँ अमिताभ बच्चन हाँ टीनेज टाइम के रहे, लेकिन हाँ। जो अच्छे एक्टर्स हैं सभी पसंद है। बट हम्म। अब टीनेज लव तो टीनेज लव ही होता है। तो बट अमिताभ बच्चन को हर मामले से हम्म। बड़ा और कामयाब एक्टर गिना जाना चाहिए, और खासकर वो जो इस उम्र तक भी काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जो वन ऑफ द बेस्ट है, ये तो किसी ने नहीं किया इंडिया में, तो किसी ने नहीं किया। उधर उसने किया था वो, क्लिंट ईस्टवुड ने।
Clint Eastwood was making films till the age of 84-85. मुझे लगता है बच्चन साहब वहीं से इंस्पायर्ड हैं। देव साहब हैं, देव साहब ने भी मरते दम तक फिल्में बनाई हैं अपनी। तो ये है कुछ कमाल के एग्जाम्पल्स हैं। डॉक्टर जैकॉल को अगर एक वर्ड में अपना कोई फेवरेट डायलॉग बोलना हो तो वो क्या होगा? हाँ वह यही है उसका एक वर्ड में तो बिल्कुल सर। और उस इस डायलॉग को आपने वैरायटी के साथ बोला है, मतलब हर एक एपिसोड में सेम नहीं मिलेगा, कहीं आपने वो हाथ का यूज करा है, डिफरेंट वेरिएशन आपने दिखाए, इवन है जो हाँ वॉइस बस की ये टोन है। चैलेंज था। देखिए वो जो हाँ चैलेंज वाली बात पूछी ना आपने, ये चैलेंज था हाँ उस वक्त कि आपको उन्हीं लाइनों को, घिसी पिटी लाइनों को आप कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, यही हाँ। चैलेंज था उस वक्त। तो वो जितना जितना टैलेंट है अपने पास उस हिसाब से किया हमने। आपका फेवरेट कौन सा वाला है यूजुअली? फेवरेट मेरा कई बार आप करके बता दो। अचानक जो बात आ गई ना, हाँ अचानक जो हाँ स्ट्राइक करता था उसको, हाँ वाह हाँ ये हाँ। ये वाला अच्छा, और अच्छा ये है। बाकी वो जो बहुत ही लाउड करना है वो तो खैर बाएं हाथ का खेल हम्म था, वो तो खैर वो तो रिक्वायर्ड ही था। अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि अब नेक्स्ट क्या है? व्हाट नेक्स्ट इन पाइपलाइन? क्या इच्छाएं हैं आगे? जैसा आपने कहा कि अभी मैंने आपसे जब प्रश्न पूछा कि बेस्ट, तो आपने कहा अभी बाकी है आना, तो हाँ हाँ, अभी नेक्स्ट क्या है? व्हाट नेक्स्ट पाइपलाइन में क्या है? वेब कुछ सीरीज तो वगैरह आप कर ही जो रहे हो? रूटीन वर्क है मैं कर रहा हूँ, वो आगे हम्म भी करता रहूंगा। हम्म टेलीविजन और वेब शोज और कुछ फिल्में भी पाइपलाइन में हैं। उसके अलावा जैसे बातचीत के जरिए आपने पाया कुछ रोल्स करने हैं, तो मैं खुद अपने लिए कुछ रोल्स लिख रहा हूँ, और ऊपर वाले की कृपा हुई तो उसको खुद ही बनाऊंगा एज ए डायरेक्टर। बस तुम दुआ करो कि प्रोड्यूसर मिल जाए। बिल्कुल सर, हम फिल्म जो है चाह ऐसी कला है कि महंगी कला है। फिल्म हम्म कविता लिखने के जैसा है नहीं, फिल्मों में पैसा लगता है, तो इसलिए सही बात है। प्रोड्यूसर बड़ा ही एक अहम भूमिका अदा करता है। तो जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं प्रोड्यूसर को लाने में, वही लोग फिल्म भी बना पाते हैं। फिर अगर टैलेंट अच्छा है, कहानी अच्छी है, एक्टिंग वगैरह सब अच्छी है, तो फिल्म बन जाती है, चल भी जाती है। सही बात तो है। मैं अपने आप को इस उम्र के व्यक्ति के हिसाब से कुछ रोल्स मेरे मन में हैं। उसमें जैसे किंग लियर का एक रोल है वैसा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो ऐसे कई 10-12 कैरेक्टर्स हैं मेरे मन में, तो मैं करना चाहूँगा। और अगर मैं उनको नहीं बना पाया तो किसी प्रोड्यूसर को दे दूँ वो कहानी, और उनको रिक्वेस्ट करके या उनके साथ मिल बैठ के कोलैबोरेशन में करें, ये है। फिर अभिनय योग, जो मैंने कहा, अभिनय योग सेंटर्स बनाने की इच्छा है मेरी। तो ऐसी इच्छाएं हैं, बस ये 2-3 तरह की इच्छाएं हैं। कुछ किताबें भी लिखनी है, कुछ किताबें भी पेंडिंग है, वो भी लिखनी है। कुछ उपन्यास हैं वो लिखने हैं, कुछ प्लेज हैं वो लिखने हैं। हम्म इस तरह के टारगेट्स हैं। अब जो कहा था अपने बकेट लिस्ट वैसा कुछ है। ठीक है। अभी शक्तिमान फिर से बन रहा है, कुछ उसके बारे में जानकारी आपको मिली हो, जानकारी यही अप्रोच है जो करा शायद हो? आपको भी होगी, वही कि सोनी वालों ने इनको हम्म कॉन्ट्रैक्ट लिया है और कुछ अनाउंसमेंट और कुछ बातें हुई है, हाँ बट अभी तक कॉन्क्रीट कुछ नहीं आया। मुझसे ये पूछा गया कि क्या आप ही करना चाहेंगे, तो मैंने यही कहा कि अगर कुछ नया होगा उसमें करने को तो ही कर पाऊंगा, अगर वैसा ही हुआ तो मोटिवेशन नहीं रहेगा। हाँ और मेरे ख्याल से एकदम वैसा तो होगा नहीं, क्योंकि राइटिंग टीम भी नहीं आएगी, और राइटिंग टीम में यंग राइटर्स होंगे तो वो अब कुछ नए ढंग से सोचेंगे। हमारा ये जो स्पेशल इफेक्ट्स वाला मामला है, इसमें भी काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। तो अब पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। अभी तक मेरे पास तो कोई ऑफर नहीं आया, आएगा गॉट तो फिर सोचेंगे। हाँ समझ गया। ठीक है सर। जो अब लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप जाते जाते कोई संदेश, कि मुंबई जैसा आपने कहा 3 गुना दिल्ली से हाँ महंगा हाँ है, कुछ भी संदेश जो इसमें अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो आपकी जो जी जी, 5 दशकों उसमें की। यही संदेश है कि ये एक विद्या है, इसको विद्या की तरह लें। जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, लिटरेचर, हम्म म्यूजिक, डांस लिया जाता है, वैसे हम्म ही इसको विद्या की तरह लें। शॉर्टकट के किसी भी रास्ते को ना अपनाएं,
सीखें पहले। अगर आप बॉम्बे में ही हैं तो बॉम्बे में ही थिएटर करें, थिएटर इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता। आप अगर ट्रेनिंग स्कूल जाते हैं और शॉर्टकट में 2 महीने में 3 लाख रुपए खर्च करते हैं, उससे अच्छा है आप 10-20 हज़ार खर्च करके थिएटर ग्रुप में जॉइन करें और वहाँ स्टार्ट से एकदम नीचे से शुरू करें। अगर आपको वो बैक स्टेज में रखते हैं तो बैक स्टेज में रहिए और देखते रहिए, उस थिएटर ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। धीरे-धीरे आपको ठीक-ठाक रोल मिलेगा। अगर आप बॉम्बे के नहीं हैं और किसी छोटे शहर से हैं, तो पहले वहाँ 2, 4, 5 साल काम करिए, खूब काम करिए। वहाँ के रिसोर्सेज़ को आप एग्ज़ॉस्ट करिए, फिर बॉम्बे आइए। बॉम्बे बिना तैयारी के ना आएँ। बॉम्बे आएँ तो ट्रेन होके आएँ। बॉम्बे में ट्रेनिंग लें, ये ख्वाब ना देखें। इसमें आप अपने घरवालों का पैसा भी बर्बाद करते हैं और टाइम भी बर्बाद करते हैं। हुँ। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 20-21 साल के हैं, तो 3, 4, 5 साल छोटे शहर में ही थिएटर करें, वहाँ पे रेडियो में काम करें, वहाँ भी कुछ टीवी शो बनते होंगे, छोटे-छोटे, वहाँ काम करें। यूट्यूब के कुछ शोज़ बनते होंगे, वहाँ काम करें। बिल्कुल। तो अपने आप को पहले थोड़ा-सा अनुभवी बनाएँ, फिर मज़बूत होके बॉम्बे आएँ। तब यहाँ पे आप ठीक से मेहनत भी कर सकते हैं और बिना फ्रस्ट्रेट हुए यहाँ पे आप काम भी कर सकते हैं और जी भी सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया और जो आपकी 5 दशकों की मैं कहूँगा एक अनुभवी यात्रा रही है, उसका आपने हम फैन्स कह लो, होस्ट कह लो और इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप जो ये आपके अभिनय का ज्ञान है, ये लोगों तक आपने शेयर करा और अपने विचार उस पे रखे। मैंने बहुत सारे विभिन्न-विभिन्न क्वेश्चन पूछे, आपने बड़ा सहज होके सरलतापूर्वक उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। एज़ ए फैन भी और एज़ ए होस्ट भी मैं भगवान से यही आशा करता हूँ कि जिस तरह आप हम लोगों को अभी तक एंटरटेन करते आए हैं, भविष्य में आप अपने ऐसे ही विभिन्न-विभिन्न किरदारों से जो भी आप चीज़ों पे अभी पुस्तक के ज़रिए हो या प्ले के ज़रिए हो या विभिन्न वेब सीरीज़, मूवीज़ के ज़रिए हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहें और अपने स्वास्थ्य का ऐसे ही ध्यान रखिए और आपने मुझे अपना वक्त दिया उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगा और पूरे अभिषेक दिल्लीवाला परिवार की तरफ से आपको थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर एंड हैव अ ग्रेट डे सर। थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू सो मच। वी हैड अ लवली कन्वर्सेशन आई मस्ट से। जैसा हमने थोड़ी देर पहले कमिट किया है कि अभिनय योग के लिए हम एक बार फिर आएँगे। बिल्कुल और अभिनय योग सर उस पे पुस्तक भी लिख रहे हैं और बहुत ही उसमें डीप में जो भी उसको समझने के लिए हम जल्दी सर से जुड़ेंगे। तो उससे पहले मैं चाहूँगा आप इस पॉडकास्ट को देखें, अपनी राय विमर्श ज़रूर रखें, कैसा लगा आप लोगों को पॉडकास्ट कमेंट के ज़रिए आपको अच्छा लगा हो तो आप इस पॉडकास्ट को आगे शेयर करें और मैं आशा करूँगा कि सर के एक्सपीरियंस से और हमारी इस बातचीत से आपको सीख के जाएंगे जो लोग इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ये एक मैं कहूँगा हेल्पफुल होने वाला है। सो बस जाते-जाते सर यही कहूँगा, अलविदा नहीं कहूँगा, फिर जल्दी मिलते हैं। तो फिर बहुत-बहुत मिलेंगे धन्यवाद ज़रूर। सर। थैंक जी, यू सो मच फॉर थैंक जॉइनिंग यू सर। अभिषेक, बाय, थैंक यू, टेक टेक केयर, केयर, बाय। बाय।